आज आपको एक बार फिर से हम आज का बुंदेलखंड चैनल में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने नाम से और अपने काम से इस बुंदेलखंड की धरा को बहुत बड़ा नाम दिया है। और आपको बता दें कि इस बुंदेलखंड की धरा में एक ऐसा प्रयास जो हम सब सोचते रह गए और उन्होंने उस ऐसे पद को हासिल किया और आज अपने पद को वो सार्थक भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव श्रीवास्तव जी की। राजीव श्रीवास्तव जी जिनका फैमिली बैकग्राउंड बनारस से होते हुए ललितपुर तक आया और उनका जन्म जब ललितपुर में हुआ तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपने राजनीतिक सफर से पत्रकारिता के सफर को करते हुए एक ऐसी बुलंदी को छुआ जो शायद कई लोगों का सपना होती है और इस सपने में उन्हें बहुत सारे संघर्ष भी झेलने पड़े। तो आज हमारे साथ इस संघर्ष की कहानी को राजीव श्रीवास्तव जी खुद बताएंगे और हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट श्री सौरभ गोस्वामी जी भी साथ रहेंगे। नमस्कार साथियों, और आज हम लोग पहुंचे हैं आज के बुंदेलखंड के स्टूडियो में जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव जी हैं और आज उनके जीवन परिचय से लेकर उनके जितना भी जीवन में उनकी संघर्ष रहा है, उपलब्धियां रही हैं, उन पर हम चर्चा करने के लिए पहुंचे। आज का बुंदेलखंड समाचार चैनल के संपादकगण और सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन और उसके बाद एक कॉरपोरेट में नौकरी करना और बीच बीच में तमाम सारी समस्याओं को सुलझाना और उनसे रूबरू होना मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। और मैं चाहता हूँ कि आज आपने जो मुझे बुलाया है, मुझे मौका दिया है, तो इन बातों को मैं आपके साथ रूबरू कर सकूं और जहां तक है मैं आपके सवालों से जनता को और आपको दोनों को संतुष्ट कर सकूं, यही मेरा प्रयास रहेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हमारे बीच में राजीव श्रीवास्तव जी आए हैं तो इनसे आज ललितपुर के बारे में चर्चा होगी, बुंदेलखंड के बारे में चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा होगी और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा होगी। इनसे चर्चा होगी कि किस प्रकार इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र से कैसे वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे और इस सब में हमारा सहयोग हमारे सौरभ गोस्वामी जी करेंगे और हम चाहेंगे सौरभ गोस्वामी जी अब अपनी सारे सवालों स्टार्ट करें क्योंकि हम बार बार आए। नमस्कार साथियों, राजीव जी हमारे साथ हैं और आज उनके जीवन परिचय से लेकर तमाम उपलब्धियों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे और इसलिए करना जरूरी है कि एक ऐसे शख्स जिसने हर कैटेगरी में अपना काम किया है और आज जाके ललितपुर का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। पत्रकारिता से जुड़े रहे, राजनीति से जुड़े रहे और भी तमाम समाज सेवा के काम करते रहे, अब जाके एक बड़ी कंपनी में अपनी एक विशेष जिम्मेदारी निभा रहे। तो राजीव जी हमारे साथ हैं, पहले उनका जीवन परिचय ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। सौरभ जी, जैसा आपने मेरी जीवन के ऊपर मेरे से पूछा है कि मेरा ललितपुर में जीवन का सफ़र कैसे शुरू हुआ, तो मैं आपको बता दूं, एक प्रमुख दोहा है कि जा पर विपदा पड़त है वह आवई ऐ देश। ये बुंदेलखंड क्षेत्र एक ऐसी कर्मभूमि है, देवों और ऋषियों द्वारा रचित ऐसी पृष्ठभूमि है कि यहाँ पर जिस जिस महापुरुष के ऊपर विपदा आई है और वो रोजी रोटी और अपने अन्य साधनों के कारण यहाँ आया है, तो इस जमीन ने उसको हमेशा स्वीकार किया। चाहे भगवान राम को देखिए, चित्रकूट में 11 साल का जो है उन्होंने अपने वनवास का कार्यकाल पूरा बिताया था और भली भांति इस बुंदेलखंड की धरा ने उनको पल्लवित किया और हर तरीके से उनको महान बनाने में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में सहयोग किया। भगवान श्री कृष्ण का अगर आप देखें तो वो काल यवन का वध करने के लिए बुंदेलखंड की पठारी पहाड़ियों में आए और यहाँ मुचकुंद ऋषि की गुफा में आकर काल यवन का वध कराया। तो हम तो एक छोटे छोटे से लोग हैं जो
क्या कहना चाहिए, उस समय मेरे पिताजी युवा हुआ करते थे। बुंदेलखंड क्षेत्र हमारे क्षेत्र से बहुत दूर था, लेकिन उस समय मेरे पिताजी को उनके पिताजी के दोस्त ने कहा कि आप ललितपुर आओ और यहाँ ठेकेदारी की बहुत सारे चांसेस हैं। तो मेरे पिताजी सन 65-66 में ललितपुर की इस पावन धरा में आए, बनारस से यहाँ आए। और उसके बाद जो है 1970 में 25 अक्टूबर 1970 में मेरा यहाँ जन्म हुआ। और इस बुंदेली धरती ने हमें बहुत कुछ दिया। और या तो ये कहिए कि इस धरती में जैसे जैसे मैं लौटा, जैसे जैसे मेरे टखने घुटने चल के इस पे बढ़े, तो एक एक गुर जो है राजनीति से लेके और कॉर्पोरेट लॉबी तक हमने सीखा। और यहाँ की बेतबंती जो माता है, जो जिनसे हमको पीने का पानी मिलता है, उस पानी में, उसके लावण्य में इतना मिठास और आनंद है कि हम आज स्वस्थ हैं, अच्छे ढंग से हैं और ललितपुर की जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। और मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें ये भी आती हैं कि मैं कभी कभी एक कॉर्पोरेट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसके पक्ष में बोलने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जब भी बोलूँगा ललितपुर के हित में बोलूँगा, ललितपुर की जनता के हित में बोलूँगा और बात सिर्फ सत्य बोलूँगा। और आज आपके इंटरव्यू में तो 1% भी इधर से उधर की बात नहीं करूँगा। हमें आशा भी है कि तो राजीव जी, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने बताया कि बुंदेलखंड की माटी ने आपको बुलाया, पिताजी बनारस से यहाँ ठेकेदारी करने के लिए आए और यहीं आपका जन्म हुआ। तो जब जन्म यहाँ हुआ तो शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई। बिल्कुल। उस समय के दोस्त कैसे थे और कहाँ कहाँ पढ़े? मैं सुबोध जी, पहले तो सौरभ जी, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड की माटी ने हमको बुलाया नहीं, हम यहाँ शरण लेने आए। हम यहाँ की जो जमी है इसमें शरण लेने आए और यहाँ के धरती ने हमको शरण दी। जहाँ तक बचपन का सवाल है, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है ललितपुर में सरस्वती शिशु मंदिर तालाबपुरा में शुरू हुई। और मैं वहाँ के बहुत मेधावी बच्चों में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट में था। लेकिन अन्य गतिविधियों में, चाहे वो एकांकी हो, चाहे शिशु सभा हो, या खेल की तमाम एक्टिविटीज हों, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हों, सरस्वती शिशु मंदिर ने मेरे अंदर वो बीज पैदा किया जो हम अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर यूपी लेवल से लेकर इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम गए, बैडमिंटन में, क्रिकेट में, आपका डिबेट कंपटीशन में, आशु भाषण में, हमने कहीं भी सेकंड पे आने की कोशिश नहीं करी, हमें हमेशा फर्स्ट प्राइज ही मिला। ये सरस्वती शिशु मंदिर की देन थी। मतलब वहाँ के संस्कार ऐसे थे। संस्कार ऐसे मिले। उस समय के साथी कौन कौन थे आपके साथ पढ़ते? मेरे बहुत सारे साथी मेरे क्लास में पढ़ते थे। और अब तो बहुत सारे लोग जो है ललितपुर से बाहर हैं, लेकिन आज भी हम लोग 5-7 लोगों का जो है ग्रुप है। जैसे आप देखेंगे, एक बुढ़बार पटोरा कला के प्रधान रहे हैं उमाशंकर चौबे, मेरे अभिन्न मित्र हैं। चौधरी मेडिकल के संचालक हैं राहुल चौधरी, मेरे अभिन्न मित्र हैं। आपके देलवारा गांव जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ पे जो श्री नारायण दास पटेरिया की फैमिली है, अनिल पटेरा उनके पुत्र हैं, वो मेरे बचपन के अभिन्न मित्र हैं। दीपक श्रीवास्तव और बहुत सारे लोग जिनने मेरे कंधे से कंधा मिला के क्लास 2 से लेके अभी तक साथ दिया है, ऐसे बहुत सारे अभिन्न मित्र हैं और मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। आप छात्र राजनीति भी आपने की है। जी जी। एमएसआई के आप सदस्य भी रहे हैं। उस छात्र राजनीति की तरफ कैसे आपका रुझान चला गया? देखिए, मन में अगर तूफान है और विचारों में गति है, तो आपको, मेरा जो मानना है, सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल हुआ करते थे, विद्यालय हुआ करते थे, उस समय इतने अनुशासित और युवा प्रतिभा के, बचपन में किशोर प्रतिभाओं को इतना उभारने वाली संस्था मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हमको प्रातः स्मरण से लेके और ज्ञान गंगा एक किताब होती थी, तो प्रातः स्मरण के श्लोक पढ़ाए जाते थे और ज्ञान गंगा में पढ़ाया जाता था कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है और हमें भविष्य में कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है। तो ये सब जो भी चीजें हैं हमें सरस्वती शिशु मंदिर से
मिली, ये हमारा धरोहर थी और उसी के कारण जो है आज हम आपके सामने बैठे हुए। अच्छा, जिस तरीके से हम किस तरफ गए, कहाँ ललितपुर में ही आप पढ़े, कहीं बाहर गए? मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ भैया, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर से क्लास 6 पास करके 7th में GIC ललितपुर में आया और GIC ललितपुर में भी मुझे अच्छे शिक्षकों के शरण मिली, जैसे किशोरी शरण श्रीवास्तव जी उस समय हुआ करते थे, उस समय विजय कुमार जी वैद्य हुआ करते थे, श्री सुभाष पटेरिया हुआ करते थे, आज भी जो हमारे बीच में श्री DP शर्मा साहब, इन लोगों का मुझे संरक्षण मिला। और मेरी शरारतें, चूंकि शरारतें मुझ में बहुत थी, तो मेरी शरारतों को इन्होंने स्क्रीनिंग की और शरारतें एक तरफ रख दी और जो गुणों का जो था खान थी, जो गुण मेरे अंदर थे, उन गुणों को उभारा। तो इन शिक्षकों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उपकार करके मेरी जो प्रतिभा थी उसको नया आकार दिया। और उसके बाद इसी GIC में रह के मैं आपको एक अपनी उपलब्धि बताता हूँ कि जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था तो उसके पहले यूपी में साइंस एग्जीबिशन में कोई भी छात्र ललितपुर जिले का कभी कोई भी अवार्ड लेके नहीं आता था। साइंस एग्जीबिशन होती थी, मैं पहला ऐसा स्टूडेंट था जो ललितपुर जिले के लिए उत्तर प्रदेश में जो आनंद भवन इलाहाबाद है वहाँ साइंस एग्जीबिशन लगी थी, पहले सिल्वर मेडल लेके आया। मैंने जो है एक बच्चों के लिए बेड बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक बेड, जिससे उनको स्किन डिसीज वगैरह से वो बच सकें। दूसरी बार मैंने फिर सहारा में रुड़की में आयुध साइंस प्रतियोगिता में मैं फिर यूपी में अवार्ड लेके आया और उस समय मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप बनाया था, जो आज भी प्रोग्रेस में है, R&D वर्क उसका चल रहा है। तो उस स्टेथोस्कोप में डॉक्टर जो आला लगाते हैं, वो आला आपको कान में लगाने की जरूरत नहीं थी, आप हेडफोन से बाहर रख के, स्पीकर पे बाहर रख के हार्ट की जो पल्स हैं और हार्ट में जो कसकसाहट है फेफड़ों की, उसको आप सुन सकते थे। मैंने ऐसा यंत्र तैयार किया था। ये सारी चीज मुझे GIC से ही ये उपलब्धि हासिल हुई। गोस्वामी जी, अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज जो है एक समय का, एक जमाने का, जहाँ से बुंदेलखंड से जो भी बड़ा नेता निकला है, जो भी बड़ा पत्रकार निकला है, उसने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में निश्चित रूप से शिक्षा ली है। और आज हमारे बीच में चाहे चंद्रपाल सिंह यादव जी हों, चाहे रवीन शुक्ला जी तो खैर बाहर के थे, और भी जितने, प्रदीप जैन आदित्य का नाम मैं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े जितने भी बड़े नेता पैदा हुए सब बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज की देन थे। उनमें से मैं भी एक स्टूडेंट था। तो यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने का, छात्र संगठन से जुड़ने का। और इसमें मैं आपको बताऊं, मैं 17 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का जो है जिलाध्यक्ष बन गया था। और ये 1988-89 की बात थी। 90 में मैं छात्र राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष बना और 91 तक मेरा राजनीतिक सफर चला। और इस समय 1 साल के कार्यकाल में मैं पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी स्टेट NSUI का बना और उसके बाद जनरल सेक्रेटरी यूपी स्टेट NSUI का मुझे बना। और इस सफर, राजनीतिक सफर में मुझे लाने वाले 2 लोग हैं। एक तो ललितपुर के हैं जो मेरे बड़े भाई मजीद पठान हैं, जिन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था जिले की राजनीति में। और दूसरे मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बचपन के मित्र कह लीजिए, मेरे सब बड़े भाई कह लीजिए, सुधांशु त्रिपाठी जी हैं, जो आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो उन्होंने मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करके मुझे दायित्व सौंपा और उनका मैंने 100% निर्वहन किया। एजुकेशन कहाँ तक पूरी? मैं LLB मैंने पास किया और LLB के बाद जो है जर्नलिज्म में सक्रिय हो गया। उस समय जर्नलिज्म के इतने कोर्स नहीं हुआ करते थे, तो इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को जो है विराम देके सक्रिय रूप से जर्नलिज्म में जुड़ गया और उसके बाद अमर उजाला की मैंने सेवाएं शुरू कर दी। सर, ये वाला राजीव श्रीवास्तव जी, इनका सफ़र वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा। लेकिन अगर आप देखें तो आज हमारे सामने एक पत्रकार भी है, एक ऐसे पत्रकार
जिन्होंने अपना सफर ऐसे समय शुरू किया जब पत्रकारिता करना काफी कठिन था। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका सबसे पहला पत्रकारिता में कौन से न्यूज पेपर से शुरुआत उन्होंने करी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता का जो सफ़र है वैसे तो मेरा 1992 में शुरू हुआ। मैं स्वतंत्र भारत कानपुर से जुड़ा और उसके लिए करीब 8-9 महीने मैंने काम किया, लेकिन वास्तविक सफ़र जो है एक सक्रिय अखबार में और सक्रिय पत्रकारिता में जिसको कहा जाए तो मैं 23 दिसंबर 1993 में अमर उजाला से जुड़ा और मेरे गुरु और उस समय संपादक जो हुआ करते थे पंडित बंशीधर मिश्र, उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना और मुझे मौका दिया। इसके बाद से 2008 तक लगातार मैं पत्रकारिता में संलग्न रहा और एक से एक बढ़कर जो स्टोरियां और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको जो है हुक्मरानों तक पहुंचाया। जो नहीं सुनने वाले थे उनको भी किसी न किसी तरीके से बाध्य कर दिया। बड़े बड़े जन आंदोलन ललितपुर में करवाए, वो अखबार की लेखनी के ही कारण हुए, क्योंकि लेखनी जब चलती है तो सोया हुआ व्यक्ति भी जग जाता है। और कहा जाता है कि अगर व्यक्ति सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन सोने के ढोंग करने वाले को जगाना बहुत कठिन है। तो आप ये मानिए कि हम लोगों ने जो पत्रकारिता की वो सोने का ढोंग कर रहे हुए नेताओं को जगाने के लिए पत्रकारिता की थी, इसलिए वो हमसे बहुत बुरा भी मान जाते थे, रंजिश की हद तक कई बार चले जाते थे। लेकिन चूंकि पत्रकारिता निष्पक्ष थी, हम कभी किसी को पीछे करके एंटी न्यूज के कैंपेन नहीं छेड़ते थे। उसकी अगर सही बात होती थी तो हम सही लिखते थे, गलत थी तो हमसे उसको कोई सही लिखवा नहीं सकता था, ये हमारा सिद्धांत था। तो क्षणिक दुश्मनी होती थी, क्षणिक बुराई भलाई मनभेद और मतभेद होते थे, लेकिन इसके बाद जब अगले 10 दिन बाद हम उससे मिलते थे, उसकी भी जब तक कोई पॉजिटिव स्टोरी या कोई चीज सही छप जाती थी तो अपने दिल से वो जो उनकी कलुषित मानसिकता या दिल में जो कष्ट होता था वो निकल जाता था और वो गले लगा के ही हमें मिलते थे। राजीव श्रीवास्तव जी ने बताया कि उस समय पत्रकारिता खबर को बताना था, खबर को बनाना नहीं था। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज कंप्यूटर का युग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग है, उस समय वो इतनी मेहनत और इतनी सारी टाइपिंग आखिरकार कैसे करते थे और कैसे अपनी फाइलों को ललितपुर जैसे एक पिछड़े जनपद से आगे पहुंचाते थे। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता जो आज दिखाई देती है वो बहुत साधन संपन्न है। जब हम 1992 के पृष्ठभूमि में जाते हैं, 1993 में आते हैं और वर्ष 2000 के आने के पहले तक 97-98 तक जाते हैं, बड़ा कठिन दौर था। हमको 1 पेज 2 पेज लिखना पड़ के अलॉट था ललितपुर के लिए कि आप 2 पेज की न्यूज़ें देंगे। 2 पेज का मतलब आप लोग टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं बोलता हूं, करीब 70,000 बाइट्स, 35,000 एक बाइट्स एक पेज के लिए, 35,000 दूसरे पेज के लिए। और 3-3 फोटो भी अगर हम पकड़ लेते थे तो 6 फोटो। ललितपुर में न्यूज निकलती नहीं थी, ललितपुर में कोई इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल नहीं होती थी कि हम लोग न्यूज निकाल पाए। और उसके बाद भी हम कोशिश करते थे कि किसी तरीके से राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर यहाँ के अधिकारी जो लापरवाही कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और ललितपुर का विकास कैसे हो पाए, इसके ऊपर जब हम लोग खबरें लिखते थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको 95, 70, 80 पेज पेन से लिखने पड़ते थे। और पेन से लिखने के बाद एक हमारा एक समय होता था, अमर उजाला उस समय कानपुर से छपता था, तो कानपुर के लिए उस समय ये मोडम एक फैसिलिटीज हुआ करती थी, वीसेट और मोडम। तो वीसेट महंगा आता था, वीसेट हर जगह तो मिलता नहीं था, मोडम हर जगह उपलब्ध था, और वो भी मोडम से कनेक्शन करना बड़ा कठिन काम होता था उस समय भी। तो हम लोगों को मोडम नहीं दिया गया था, तो मैं 3:30 बजे बस पे जो है छावड़ा की जो नॉन स्टॉप बस जाती है, किस इन प्रकार लिख के लिफाफा छावड़ा के ड्राइवर को देना पड़ता था और उससे रिक्वेस्ट करते थे 5 रुपए देके कि भैया ये फलानी जगह डिब्बे में डाल देना अमर उजाला के। और डिब्बे में अगर निकालने वाले कर्मचारी ने ड्यू टाइम पे आपका लिफाफा निकाला तो 95 पेज जो आपने लिखे हैं, जो 90 पेज लिखे हैं,
आपने उंगलियां तोड़ के दिमाग पे जोर लगा के वो अगले दिन छपते थे। अगर नहीं निकाला उसने तो आप ये समझ लीजिए उस दिन की पूरी मेहनत जो हमारी सुहा हो जाती थी, अगले दिन वो बासी समाचार हो जाते थे। तो बहुत कठिन है। आज के मीडिया के युग में तमाम उपकरण हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कमाल कर दिया, क्रांति कर दी है। और प्रिंट मीडिया के पास भी ऐसे साधन है कि अभी न्यूज दी 15 मिनट बाद न्यूज जो है अखबार में प्रिंट होके बाहर आ गई। पहले एक और सिस्टम हुआ करता था, सुबोध जी आप लोग सौरभ जी जानते होंगे कि छपते छपते एक कॉलम आया करता था। तो एक बार ललितपुर में 3:30 बजे के करीब भूकंप आया। उस समय लातूर में और इस जगह भी बहुत बड़ा भूकंप आया था। एक में अखबार छपने वाला था, हमने रुकवाया। हमें एकदम ऐसा लगा, हम छत पे सो रहे थे तो हमको ऐसे लगा जैसे मकान की जो नींव है उसमें से पत्थर कोई निकाल के ले जा रहा है। खट 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 की आवाज आने लगी कान में। तो हम उतरे, कौतूहल बस हमने देखा तो एक सामने पुलिया पे बैठा हुआ आदमी जमीन में गिर गया था। तो हमने पूछा कैसे गिर गए? तो कहता है भाई साहब ये पुलिया हिली थी। तो हमें लगा कि ये तो भूकंप है। तो हमारा संस्करण चूंकि छूट चुका था, लेकिन झांसी में अन्य एडिशन जो अमर उजाला के थे उनमें हमने उस न्यूज को फोन करके कहा कि भाई साहब भूकंप आया है। तो उनको भी उस समय अवगत नहीं था। तो अमर उजाला में 3 लाइनें लिखी थी, छपते छपते भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह का टाइम डला हुआ था, 3:20 पर उसका एहसास हुआ। मतलब इतनी सी न्यूज भी इतनी बड़ी न्यूज थी जिसकी मतलब तारीफ हर जगह की गई। तो अब आज की डेट में साधन संपन्न है, सारी चीजें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उस समय हम लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के कारण ही हमें ये मुकाम मिला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 2 बार सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता अवार्ड जो बुंदेलखंड का है मेरे को हासिल हुआ। और पत्र जीवन है और मैं इस कसौटी पे खड़ा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी भी मेरा ये सोचना है कि कॉर्पोरेट से जब भी मेरी विदाई होगी, जब भी मेरा रिटायरमेंट होगा, तो मेरा जो जीवन की अंतिम पारी है वो आप लोगों के बीच में, पत्रकारों के बीच में मैं जरूर खेलूंगा। और वह वास्तव में मेरी ऑक्सीजन जो है ना वो न्यूज़ है, वो पत्रकारिता ही है। और मैं अपने अंदर का पत्रकार हमेशा जीवित रखना चाहता हूँ। संघर्ष और कठिनाई, पत्रकारिता में एक ऐसा मुकाम हासिल करना, यानी कि आप संघर्ष भी करें और आपको कठिनाई भी आए और उसके बावजूद भी खबर गलत ना हो। और आज की पत्रकारिता और पुराने जमाने की पत्रकारिता आप समझ सकते हैं किस प्रकार की रही होगी कि लोगों के पास न साधन थे न संपन्नता थी, लेकिन पत्रकारिता अनवरत चली और उन्होंने इतने मुद्दे उठाए कि आज हम और आप इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में सांस ले पा रहे हैं। तो ये आज की मेहनत नहीं है, ये हमारे पुराने पुरोधा जो पत्रकार रहे हैं उनकी मेहनत है कि कितनी कठिनाइयां, कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, जब जाकर हम ये सारी सुविधाएं ले पा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि इतनी सुविधाएं, इतनी संपन्नता के बावजूद भी अगर हमसे कोई खबर गलत प्रकाशित तो गलत दिखाई जा रही है तो ये हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। राजीव जी ने अपने जीवन परिचय में बहुत सारी चीजें बता दी, एजुकेशन के बारे में बता दिया, साथ साथ छात्र राजनीति में क्या किया वो बता दिया। अभी शादी रह गई, साथ साथ राजनीति भी रह गई है, क्योंकि राजनीति में पार्षद भी बने हैं और 1995 में सबसे कम उम्र के पार्षद राजीव जी बने हैं। तो थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं सर। मैं कोई बात नहीं, पहले कोई बात नहीं। राजनीति जो मेरा सफर है, मैं कभी राजनीति में सक्रिय रूप से आने का इच्छुक नहीं था। बात वाली बातें कभी कभी जिंदगी में होती हैं, कुछ बातें जो है आदमी को लगती हैं और वो उसका जीवन बदल जाता है। हमारे एक बड़े भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे ललितपुर में घंटाघर पे मिले और वो उनके हाथ में कुछ एक फाइल टाइप की थी। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? मैंने उनसे ऐसे मजाक मजाक में छीन के उसको पढ़ना चाहा तो उन्होंने उसको और पकड़ बना के अपने पास रख लिया। कहते तुमसे क्या मतलब, जो हमारा पर्सनल कागज। तो मेरे संग में एक मेरे मित्र हैं पंकज जैन चतुर्मास, वो बैठे हुए थे। तो जब वो चले गए तो मैंने कहा यार क्या बात है यार, ये कागज मुझे क्यों नहीं दिखाया भाई साहब ने? तो कहते कि अरे वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सभासद का और वो इसीलिए तुम्हें दिखा नहीं रहे थे कि कहीं तुम नहीं लड़ जाओ।
तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब क्या हुआ, मैं चुनाव में मैंने नॉमिनेशन कर दिया। मेरे फादर को पता चला तो बड़े नाराज हुए, कहते अरे 22 ललितपुर के दिग्गज जो है तुम्हारे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। ललितपुर का कोई ऐसा बड़ा दिग्गज नहीं था जो हमारे वार्ड से चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हारे हुए प्रत्याशियों का नाम लेना उनकी इज्जत में जो है गलत होगा। तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो पिताजी बड़े नाराज हुए, कहते क्या करना था तुमको ऐसा करके। लेकिन उन्होंने कहा पापा अब तो नॉमिनेशन भर दिया। उस बीच में मेरे शुभचिंतकों ने भी मुझे डांटा, अरे तुम पत्रकार हो, इन सब छोटे मोटे चुनावों से तुम बहुत ऊपर हो, तुम्हें ये चुनाव सूट नहीं करता। अगर लड़ना था तो अध्यक्ष का लड़ते। ब्यूरो चीफ थे वो? हाँ, अमर उजाला का ब्यूरो चीफ था। अमर उजाला से परमिशन लेके ही चुनाव लड़ा था मैं। तो मैंने कहा कि अब क्या करूं, बीच में फंस गया। कुछ दिन उसी बीच में क्या हुआ, ललितपुर में 17 नवंबर का दिन मुझे ध्यान है, 17 नवंबर 1995। हमारी 26 नवंबर या 27 नवंबर, सॉरी 26 नवंबर को वोटिंग होनी थी और 17 नवंबर में ललितपुर में एक गोलीकांड हो गया। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण, ललितपुर में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, चुनाव का माहौल था। नीलम सिंह वर्मा भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे। घंटाघर के मैदान में उस समय पुलिस कोतवाली हुआ करती थी, जो सीओ ऑफिस है, तो वहां पे जो है पथराव कर दिया। और उस समय हम लोग सब डीएम अवनीश अवस्थी थे, पुलिस थी पूरी, प्रशासन था पूरा, और उस समय सबके सब लोग जो है पुरानी कोतवाली में रुके, उसी के अंदर फंस गए और बाहर से पथराव हो रहा था। ऐसा पथराव के मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ललितपुर की पब्लिक को उग्र होते हुए नहीं देखा था। और उसी बीच में पीएससी को गोली चलानी पड़ी। एक लड़का, शायद मेरे ख्याल से संतोष नाम था, लखेरा था कोई, उसकी डेथ हुई और 4-5 लड़कों को गोली लगी। उसमें एक हमारे जो बहुत बड़े समाज सेवी अमित प्रिय जैन, उनको भी गोली लगी थी और उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। तो अब मुझे मेरे वार्ड में मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मैं जिस वार्ड से खड़ा था पूरी पुलिस लाइन हमारी वोटर थी, और पुलिस लाइन एक बल्क में पुलिस का परिवार, पुलिस वाले सारे वोटर होना, और सबने कहा कि नहीं यार इस पत्रकार को तो वोट ही नहीं देना है, इसने पुलिस के एंटी लिखा है। हम पब्लिक की तरफदारी करके बुरी तरीके से फंस गए और राजनीतिक भविष्य हमारा चौपट होते हुए हमें दिखाई दे रहा था। हमने 10 दिन पहले से पोस्टपोन हुआ चुनाव, हमने चुनाव प्रचार करना ही बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर वो डेट बढ़ी, वो चुनाव दिसंबर में पहुंचा। तो दोबारा चुनाव जब हुआ तो हम तो किसी के दरवाजे जा ही नहीं रहे थे, वोट मांग ही नहीं रहे थे। तो हमें तो लगा कि अब तो जो है गए काम से। लेकिन फिर हमें एक प्रेरणा जगी, हमने एक लेटर छपवाया, एक पत्र लिखा और उसमें यह कहा कि मैं अभी तक राजनीतिक रूप से, छात्र जीवन से मेरी ये उपलब्धियां रही हैं। अगर आपको लगता हो कि मैं आपके वार्ड के विकास के लिए और ललितपुर में विकास के लिए आपकी कसौटी पे खरा बैठता हूं, तो आप कृपया करके मुझे वोट दें, अन्यथा मेरे से योग्य कोई व्यक्ति हो तो आप उसे वोट दे दें। ये पत्र मेरा जब जनता के बीच में गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने उत्प्रेरक का काम किया और बिना चुनाव प्रचार किए, बिना किसी सक्रिय भागीदारी के। मैं जिस दिन चुनाव की काउंटिंग हो रही थी उस दिन कृष्णा टॉकीज के सामने मैं काउंटिंग में भी नहीं गया। तो मैं कृष्णा टॉकीज के सामने आराम से एक किशोर फोटो स्टूडियो करके था, मैं वहां बैठा हुआ था। तो अब है नहीं हमारे बीच में गुड्डू चौबे, तो गुड्डू चौबे आए, कहते अरे यार तुम जीत रहे, चुनाव जीत रहे, तुम यहाँ बैठे हो। हमने भाई साहब क्यों मजाक कर रहे, अरे कहते रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे, वहां पहुंचो। तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, वहां गया तो पता चला मैं चुनाव जीत चुका हूं। तो ये इस तरीके से कुछ राजनीतिक सफर रहा। फिर नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पे भी हमारा जो नगरपालिका अध्यक्ष थे उस समय के नीलम सिंह वर्मा, तत्कालीन भाजपा का जो नेतृत्व था, सांसद जी थे राजेंद्र अग्नोत्री जी, और अन्य मेरे पार्षद साथी जो थे, छोटे पहलवान भी थे, बाबूलाल तिवारी भी थे, राजेंद्र रजक जी भी उस समय थे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इनको जो है अब उपाध्यक्ष बनाना है, और मुझे उपाध्यक्ष बनाया और मेरा कार्यकाल सफल रहा। किस वार्ड से आप पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 9 कहलाता था उस समय, सिविल लाइन फर्स्ट, वहां से पार्षद। पार्षद। अच्छा, क्योंकि
अभी जब राठौर जी पत्रकारिता के बारे में आपसे पूछ रहे थे, पत्रकारिता की चुनौतियां, जी जी, निश्चित तौर पे जिस दायरे में आप उस टाइम पत्रकारिता कर रहे थे और यहाँ की जो ललितपुर की राजनीतिक दायरा हुआ करता होगा, हर कोई ज्यादा कुछ लिख नहीं पाता और उस समय पत्रकारिता को बौकाल भी है, तो बिल्कुल बिल्कुल डीएम घरे पहुंच रहे, हाँ, एसपी घरे पहुंच रहे, अगर आपने लिख दो तो एक अलग चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या आपको दबाव नहीं बनता था? जो राजनीतिक लोग थे वो दबाव नहीं बनाते, किस तरीके से हैंडल करते थे? देखिए, अमर उजाला एक ऐसा अखबार है कि मैं पत्रकारिता में से जुड़े हुए लोगों से ये कहूंगा कि अगर कभी भी मौका मिले तो अमर उजाला में पत्रकारिता करने का अगर कभी ऑफर मिले तो उसको ठुकराए नहीं, उसको अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से पत्रकारिता के संस्कार आते हैं। जो पत्रकारिता के संस्कार अमर उजाला से आते हैं वो अभी बहुत कम अखबारों में ऐसा देखने को मिलता है। चूंकि मैं अमर उजाला में रहा हूं, मैंने उन संस्कारों को पाया है। और अमर उजाला में क्या होता था, हम किसी के बारे में कुछ भी लिखें, हम तो स्तुति लिख रहे हैं साहब, जिसको भाटगिरी भी कहते हैं, लेकिन होता क्या है, छपना वही है जो एडिटर चाहेगा। और आपने जितनी मक्खन पॉलिसी की है, जितनी आरती स्तुति उतारी है, वंदना की है, वो सब का सब काट के मूल खबर का सार ही अखबार में आता है। तो प्रेशर की बात तो वहां खत्म हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, आप भी सीखते हैं, आपकी अंतरात्मा भी होती है। मैं तो आज चैलेंज करता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मैंने अपनी करीब 18 साल की पत्रकारिता में और 15 साल के कॉर्पोरेट जीवन में और उसके पहले छात्र लाइफ में मैंने ललितपुर झांसी के किसी भी नेता से, किसी भी समाज सेवी कर्मी से, किसी भी अधिकारी से आज तक एक गिलास के पानी का भी ऑब्लिगेशन नहीं लिया है। और अगर कोई सिद्ध कर देगा तो मेरी जो 30 साल 35 साल की समस्या जो मेरी है तपस्या है, इसको तिलांजलि दे सकता हूं। तो जब आप किसी से ऑब्लिगेशन ही नहीं लेंगे और आपकी दुश्मनी और दोस्ती के मध्य में आप रह के काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको डर नाम की कोई भी चीज नहीं लगेगी। और हमने वो पत्रकारिता भी की है जब ललितपुर में किसी के खिलाफ कोई बोलने से डरता था, लेकिन हम अपनी लेखनी से लिखते थे और जिसके खिलाफ लिखते थे अगले दिन जब वो आदमी मिलता था तो कहता था क्या है यार राजीव, माने नहीं। तो ऐसा भी समय था। मतलब कभी ये बात नहीं हुई कि ज्यादा नाराजगी सामने आई? कंप्रोमाइज नहीं किया और नाराजगी खामोखा पैदा नहीं की। अच्छा, अधिकारियों के साथ कैसे क्यों नहीं? अधिकारी उस समय पत्रकारों की बहुत इज्जत करते थे। मैं आपको उदाहरण दूं कि उस समय ललितपुर के जो मूर्धन्य पत्रकार बाबू सुखदेव तिवारी जी थे, सुखदेव तिवारी जी का इतना सम्मान हुआ करता था उस समय कि अगर डीएम साहब को या किसी ललितपुर के बड़े अधिकारी को पता चलता था कि बाबू सुखदेव तिवारी जी आए हैं, तो निश्चित रूप से डीएम साहब या तो बाहर आ जाते थे या फिर सुखदेव तिवारी जी को तत्काल प्रभाव से जो है अंदर बुलाया जाता था। सेम उनके बाद नीलू तिवारी, उनके पुत्र, और मैं अपना भी नाम इस श्रृंखला में जोड़ लेता हूं, वैसे इस योग्य पूरी तरीके से नहीं हूं। तो हम लोगों का भी यही रहा कि हम लोग अगर किसी मुद्दे पे सहमत होते थे और जाके डीएम एसपी से कहते थे तो उस मुद्दे का सॉल्यूशन उसी क्षण होता था। हम लोगों ने तमाम समस्याओं का निपटारा किया है। अभी तक की चर्चा में एक चीज तो क्लियर हो गई कि राजीव जी जुझारू हैं, दिमाग के तेज हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखते हैं। जीवन में छोटी सी जर्नी में, जवानी में पार्षद भी बन गए, जवान में ही पत्रकार बन गए। शादी की क्या स्थिति है? लव मैरिज कर ली या पिताजी ने जहाँ कह दिया वहीं शादी कर ली? और भाग उदय कैसे हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। सर, शादी जो है एक बड़ा विषय है और मेरे जैसे आदमी की जिंदगी में निश्चित तौर पे आदमी सोच सकता है कि लव मैरिज ही की होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसके विपरीत ले चलता हूं। मेरी शादी, मैंने अपनी पत्नी को देखा नहीं था। मेरी शादी मेरे गुरुदेव पंडित रामेश्वर दास शास्त्री जी ने पक्की कर दी थी इनके पिताजी से मिलके, और मुझे बता दिया गया था तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। अब दिल में कौतूहल था, कैसी लड़की होगी, कैसी होगी, कैसा परिवार होगा। शादी पक्की हो गई है, गुरुजी की बात काट नहीं सकते। तो बड़ी तकलीफ, एक अंदर से वेदना और मन में ये भी कह रहे यार कैसी पत्नी होगी।
तो बार बार हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो हम सुधांशु भैया से पूछते थे कि भैया वो लड़की कैसी है, आप और गुरुजी ने तो रिश्ता पक्का किया है। तो कहते अबे तुमको क्या करना, लड़की कायदे की है, मिल ही जा रही ना, तुम शादी हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो ढूंढ लो अपने आप कहीं तुम्हें मिलती है तो हम चुप रह जाते थे। खैर 7 दिन बाद वो भैया फोटो लेके आए, देखा फोटो में, हमें पहली नजर में समझ में आ गई और आज तक समझ में ही आ रही हैं और समझा रही हैं। अच्छा, चूंकि आप कॉलेज में रहे हैं तो कॉलेज लाइफ में किसी से प्यार मोहब्बत नहीं हुआ कुछ? चूंकि आप उस समय प्रभाव में भी थे, ऐसा नहीं प्रभाव में थे, राजनीति करते थे छात्रों की। दूसरी चीज, जब पत्रकारिता जगत में आ गए तो वहाँ प्रभाव बना, युवा थे, राजनीति में आए तो वहाँ भी जीत गए, प्रभाव था। देखिए प्यार मोहब्बत जो है, आप लोग बहुत जूनियर हैं, हम लोगों के समय तो चिट्ठियां चलती थी। हाँ, वो वर्षों वो कबूतर कोई नहीं उड़ता था, केवल चिट्ठियां चलती थी, और चिट्ठी में भी कबूतर का माध्यम पत्थर हुआ करता था। तो कभी कभी होता क्या था कि जिस लड़की को आप पसंद कर रहे हैं, अगर उसको चिट्ठी फेंकी और पड़ोसी की छत पे चली गई तो समझ लो उस गली से आपका निकलना बंद हो गया। अगले दिन उसके बड़े भाई उसके मोहल्ले के 10 आदमियों को लेके आए और दम आपको कायदे से दी गई। ये तो प्यार मोहब्बत हुआ करता था। लेकिन होता क्या था हम लोगों के समय में कि अक्सर मोहब्बत जब होती थी, क्षणिक मोहब्बत जिसको कहते थे, तो वो क्षणिक मोहब्बत होती थी क्लास में पढ़ने वाली ही किसी लड़की से, जूनियर लड़की से नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जूनियर लड़की के प्रति बड़ा रिगार्ड रहता था, अरे यार ये तो छोटी बहन जैसी है, वो थोड़ा ये तो हमसे जूनियर है, हम इससे मोहब्बत नाम की कोई चीज कर ही नहीं सकते। तो साथ वाली लड़कियां क्या होती थी, आप तो बीएससी कर रहे हैं, अब बीएससी में आपको मोहब्बत हो गई, साथ वाली लड़की भी पारिवारिक बाउंडेशन से बड़ी बनी रहती थी। तो जब तक आपने प्यार का इजहार किया, आप बीएससी 3rd ईयर में आ गए, फाइनल ईयर में आपने परीक्षा दी, और जैसे ही पता चला कि हम कुछ बनेंगे, हम तुमसे आके दोबारा मिलेंगे, तो पता चला उसकी सगाई हो गई। और वो 4-5 साल बाद वो लड़की दिखाई देती थी 2 बच्चों को लेके, और ये सही बात है, वो बोलती थी मामा से नमस्ते करो, मामा से नमस्ते। ये जो डायलॉग है ये सही रहता था। इसलिए प्यार मोहब्बत उस समय का जो था वो क्षणिक था, भंगुर था, कोई स्थायी नहीं था। मोहब्बत कभी किसी मोड़ पे हुई भी, लेकिन बीच में अर्थव्यवस्था जो थी ना, कि लड़का क्या करता है, वो कितना कमाता है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, यही पूछे तो लड़कों को। और इसी में जो है 90% लड़कों के प्यार जो है उनको ठोकर मार के चले जाते हैं। तो हम भी ठुकराए गए थे। यही स्थिति है। अच्छा राजीव जी, चूंकि भाभी के आने के बाद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जी, और निश्चित तौर पे समझा रही तभी आप कुछ बन पाए। जी जी, उनका टोकना कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ दे रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकाएक जीवन है, चूंकि पत्रकारिता में आप एक बार 20 साल की जर्नी, लगभग एक प्रभाव, एक अच्छे बैनर के साथ काम करना, और उस समय ललितपुर में ज्यादा कोई स्पेस था भी नहीं इस तरीके का कि बहुत सारा क्राउड हो, तो ज्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में आप पत्रकारिता से निकल के एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ आप आगे बढ़े, तो थोड़ा सा भाभी की भूमिका या आपके जीवन परिचय, जीवन में एक प्रकार से बड़ा परिवर्तन जो आया वो शादी के बाद आया, उस पर थोड़ा मैं बताऊं। मेरी शादी जो 1999 में हुई थी, 1 मई को मजदूर दिवस था, तो मजदूर दिवस को 99 में मेरे को अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का उरई में। और राहुल देव उस समय समीक्षा लेखक हुआ करते थे दूरदर्शन के, राहुल देव बीबीसी लंदन में रामदत्त त्रिपाठी हुआ करते थे, और राजीव शुक्ला, इन तीनों द्वारा मुझे वो पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने इनको देखा था 27 तारीख को जून को, और 1 मई को मेरे को वो अवार्ड मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो धर्मपत्नी आने वाली हैं, इनके कदम जो है मेरे लिए अच्छे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि हम लोगों में जब हमने इनको देखा, तो मैंने इनको पहली कंडीशन ये रखी थी कि देखिए मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकारिता के जीवन में कोई टाइम नहीं होता, मैं 18 घंटे भी काम कर सकता हूं, 20 घंटे भी कर सकता हूं, हो सकता 2 दिन भी घर नहीं आऊं। तो जो सामान्य लड़कियां अपने दिल में बातें लेके आती हैं कि पतिदेव जब आएंगे तभी हम खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठी रहती हैं, ऊँगती रहती हैं, दर्द से बेचारी के उनको भूख लग रही लेकिन अपन मस्त हैं, अपने काम से अपन आ नहीं पाए और वो बैठी रहती। तो हमने पहला इनसे प्रण लिया था कि आप खाना खा लोगी, आप मेरा इंतजार बगैर किए आप खाना खा लेंगी। पहला मैंने ये प्रण लिया था। दूसरा मैंने इनको ये वचन दिया था कि जिंदगी में मैं जो निर्णय लेता हूँ
या मेरा जो भी कैरियर है पत्रकारिता का, आप किसी की सिफारिश मेरे से नहीं करेंगे। इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। आप अपने घर को संभालिए, घर में मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल जिससे मुझे रोजी रोटी मिल रही है उसमें मुझे आपका भी दखल नहीं चाहिए। हम दोनों में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी कि कई बार तो हम लोग शादी बारात में जाते थे 11:30 बजे 12 बजे, जब हम लौट के आते थे हमने कहा चलो शादी में चलना है, तो पता चल रहा ये सो रही होती थी साड़ी पहन के और कहती थी अब ऐसे में बच्चों को कौन उठाएगा। हम लोग जब शादी में जाते थे तो बर्तन उठते मिलते थे हमको, तो लौट के आके खाना घर पे ही बनता था। तो ऐसे भी व्यस्तताओं का जीवन हमने देखा है और एक गृह कलेश की भी स्थिति इससे हम रूबरू हुए हैं। कई सीनियर पत्रकारों के साथ भी आपका अपना बैठना रहा है, जी काम करने का भी मौका मिला होगा, एक बड़े बैनर में भी आप जी। तो थोड़ा सा क्या वाकया है? देखिए, पत्रकारिता के जीवन में जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको बहुत सारे चांस ऐसे मिलते हैं कि जब आप उस क्षेत्र के दिग्गजों से मिलने का आपको मौका मिलता है। और निश्चित रूप से 17 साल का एक बड़ा कैरियर था, मैं बहुत सारे दिग्गजों से मिला। नाम लूंगा, किसी का लूं किसी का नहीं लूं तो नाराजगी भी हो जाएगी, और किसी का छूट गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं जो प्रभावित हूं भाई अमिताभ अग्निहोत्री से, जो मेरे बचपन के मित्र भी हैं, और उनकी जो वाणी कौशल है, पत्रकारिता का जो उनके अंदर जज्बा है और सच्ची पत्रकारिता का जो इंसान उनके अंदर जीवित है, मैं उनको सलाम करता हूं। मैंने वैसे तो श्री रमेश अवस्थी जो कानपुर में इस समय सांसद हैं, वो एक ज़माने में राष्ट्रीय सहारा में जीएम हुआ करते थे, मैंने उनके अंडर में भी काम किया है। और बहुत सारे पत्रकारों के, उदय सिन्हा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंडर में मैंने काम किया, सीखा, और उन्होंने मुझे एक कच्चे के घड़े की तरीके से थाप लगा के तैयार किया। लेकिन मेरे पत्रकारिता के एकमात्र गुरु हैं जिनको मैंने गुरु माना है, वो पंडित बंशीधर मिश्र हैं, जो आजकल अपना रिटायरमेंट के बाद जो है लेखन कार्य में संलग्न हैं, और उनकी बहुत अच्छी किताबें मार्केट में आ रही हैं। और मैं सदैव ईश्वर से कामना करूंगा कि वह स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपने लेखन से हम सभी को जो है ऊर्जावान बनाए रखें। चूंकि राजीव जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में एक पत्रकार किसी भी व्यक्ति को अपराधी साबित कर देता है, लेकिन क्या एक पत्रकार का कर्तव्य नहीं है कि अगर उस पर कोई अपराध कारित नहीं हो रहा है तो उसको भी वो उतनी ही बेबाकी से उठाए जितना उसे अपराधी बनाते समय उठाया था। तो इससे हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो हम जैसे सभी नए पत्रकारों के शायद काम आ सके। देखिए, भारत होता क्या है कि जब हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं और किसी अपराधी की रिपोर्टिंग करते हैं या उस पर जो ब्लेम लगाए गए हैं, तो होता क्या है कि प्रथम दृष्टया जो है प्राथमिकी जो दर्ज होती है उसमें ये है, पुलिस के पास प्रोविज़न है कि वो प्रथम दृष्टया जो आप एप्लीकेशन देंगे उसको दर्ज कर लेंगे हूबहू। उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसमें केस डायरी दाखिल की जाती है, या फिर जो है एफआर एक्सपंज उसको कर दिया जाता है। एफआर लगाए जाएंगे और अगर बिल्कुल ही झूठा केस है तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि किसी के ऊपर आरोप लगा और उसने छाप दिया, तो दो तरीके के आरोप होते हैं। दो तरीके के घटनाक्रम हम छापते हैं। एक तो यह है कि अपराध कारित हुआ, अपराध कारित ऐसा हुआ कि किसी की हत्या हो जाए और उसमें जो है कोई अभियुक्त पकड़ा गया और वो उसके पुलिस उसके एविडेंस वगैरह तलाश करके उसको बुक कर देती है। तो इसमें तो हमें सिर्फ पुलिस का ही वर्जन पर्याप्त है। हत्यारे से जब भी आप पूछोगे क्यों भैया आप दोषी हो, तो वो हमेशा मना कर देगा, नहीं नहीं नहीं, झूठा फंसाया जा रहा। जाली नोट छापने वाला हमेशा बोलेगा हमने तो कभी नहीं छापे, झूठा फंसाया गया। लेकिन हमें ऑफिशियल वर्जन इतना जरूर ले लेना चाहिए। किसी आरोप अगर कोई लगा रहा है, जैसे 156(3) के मुकदमे हैं, 156(3) में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन दी कि साहब पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की और हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसके प्रूफ दिखा दिए कि हमने 3। राजीव जी, चूंकि आप प्रिंट मीडिया के पत्रकार रहे और एक ऐसा दौर जहां पर
इलेक्ट्रिक मीडिया का भी आपके सामने ही उदय हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक मीडिया के उस समय कौन कौन पत्रकार थे और उनकी क्या चुनौतियां, चूंकि आपने अपनी बता दी कि आपको लिफाफा देना पड़ता था किस तरीके से खबरें, और उस समय तो चूंकि ज़्यादा कुछ थी नहीं, कैमरे कैसे व्यवस्था है, कैमरे कैसे यूज करते थे लोग, उसकी सीढ़ियाँ बनती होंगी या कोई कार्ड बनता होगा, क्या स्थिति थी उस समय की? देखिए उस समय 90s के बाद की जो आठ मतलब 98 97 तक हमने जो देखा है, उस समय तो कैसेट रिकॉर्डर हुआ करते थे, वीडियो रिकॉर्डर। जी जी। उसमें एक छोटी कैसेट जाती थी तो उससे जो है न्यूज़ रिकॉर्डिंग की जाती थी, और उसमें भी स्टैंडर्ड कुछ कैमरे आने लगे थे। डिजिटल कैमरे का उदय उस समय तक नहीं था। बहुत ही स्टैंडर्ड कोई न्यूज चैनल वाले हैं वो डिजिटल कैमरा लेके चला करते थे, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े कैमरे हुआ करते थे, और उनके संग उनका ताम झाम पूरी टीम, और वो ऐसा लगता था जैसे हम गांव वालों के बीच में कोई बिलायती आ गया हो। तो हम लोग भी बड़े आकर्षित होते थे, अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया कैमरा है, और वो अगल बगल में जाके उनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखते थे जी। लेकिन उस समय ललितपुर जनपद में या आप ये बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई हुआ ही नहीं करता था। झांसी से लोग विशेष कवरेज करने आया करते थे। इसके बाद जब सहारा न्यूज चैनल शुरू हुआ तो सहारा में दीपक सोनी और एक लड़का जो हमसे बहुत जूनियर था, लड़का बोल रहा हूँ, छोटे भाई जैसा था, संजय सिंह ईटीवी का उस समय बन के आया था। और उसी समय अमित सोनी और इन लोगों ने जो है अपना पदार्पण किया था, और इन लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत की, और उस मेहनत का फल ये रहा कि आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगह जगह जो है अपना स्थान बना चुका है, और बहुत सारा इसका असर जो है प्रिंट मीडिया पे भी पड़ा है। आप लोगों का मैं आज देखता हूँ बीच में इसमें कुछ गिरावट भी आई है। सोशल मीडिया पे मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि देखिए, हम अगर पत्रकारिता कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया हमको एक बड़ा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आपके अंदर कोई भी गुण हो, उस गुण को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है। गायकी से लेके और खेल तक, पत्रकारिता से लेके कहानी लिखने तक और नाट्य तक, सब कुछ आपको सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दे रखा है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी जो गलत चीज है क्या, आदमी पत्रकारिता कभी नहीं कहती है। पत्रकारिता के जो जनक रहे हैं नारद मुनि जी भी, उन्होंने भी हमेशा यह संदेश दिया है कि कभी किसी की व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांके। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या है, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक रूप से उसने कोई कृत्य गलत किया है, उसकी क्रिटिसाइज होनी चाहिए, उसका क्रिटिसाइज होना चाहिए, और उसको एंड तक जो है हमें उसका पीछा करना चाहिए, जब तक उस मामले का निचोड़ सामने नहीं आ जाए। या व्यक्ति अच्छा है तो हमें एंड तक उस सच्चे इंसान का साथ देना चाहिए। ये पत्रकारिता में होना चाहिए। और मैं तो देख रहा हूं आपको, राठौर साहब को, आप लोग तो जो है बहुत ही बढ़िया मुद्दों को लेके चल रहे हैं। पॉडकास्ट आपके बहुत अच्छे होते हैं, और जो जितने नेताओं के साथ आपके इंटरव्यू आते हैं वो एकदम उधेड़ बुन वाले होते हैं। वो कई बार वो चुप्पी साध लेते हैं आपके मारक क्षमता के कारण, और ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है आप लोगों की पत्रकारिता का। और मैं हर पत्रकार से ये चाहूँगा कि आप लोगों से प्रेरणा लें, जो नए लड़के आ रहे हैं इस फील्ड में, नए आ रहे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं, और आप लोगों से सीख के नए आयाम स्थापित करें। पत्रकारिता में बहुत बड़ा स्कोप है। अब तो आज ललितपुर का कोई बच्ची श्वेता सिंह भी बन सकती है, बिल्कुल। चित्रा त्रिपाठी भी देवरिया की रहने वाली थी, और देवरिया से देश में उनका इतना बड़ा नाम है। तो अब आज पत्रकारिता के संचार माध्यम इतने बढ़ चुके हैं कि मढ़ावरा में रहने वाला बच्चा अगर वो बोलने के काबिल है और अपनी बात का प्रेजेंटेशन रख सकता है, तो कब दिल्ली पहुंच जाए, हाँ बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं युवाओं से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि संस्कारों के साथ, और बहुत सारे लोग ललितपुर से निकल के बाहर पत्रकारिता बिल्कुल पत्रकारिता में गए हैं, और संस्कार भी अपने कायम रखिए। लोक लाज, जिसको लोकोपचार जो होता है, उसको भी आप कायम करिए, और पत्रकारिता संयमित होकर करिए। तो खुद के एक प्रिंसिपल भी होना चाहिए। जैसे आपने अपने प्रिंसिपल बना के रखे कि भैया हमारी कलम नहीं बिके, सक्सेस तबानी पे कोई। एक छोटी सी 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूं
जो लोग स्वावलंबी हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। मंजिल तक तो वो ही उड़ेंगे जिनके पर अपने होंगे, जिनकी अपने अंदर काबिलियत होगी, वही मंजिल तक पहुंचता है। राजीव जी, चूंकि ये पत्रकारिता की बात हो रही है और निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, जो आपने 20 साल की जर्नी में सीखा, समझा, उसका जो जीवन में बहुत सारे अमूल चूक परिवर्तन हुए हैं, उसको अनुभव आज समय आप बोल रहे हैं। हमारे पत्रकारिता के गुरु स्वर्गीय सुनील चौबे जी रहे, आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारा छोटा भाई भी वो आज हमारे गुरु के समान है, वो भी हमारे बीच नहीं है। हमारे दोनों छोटे या बड़े भाई दोनों हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने जो हमें प्रिंसिपल दिए हैं, हम उन प्रिंसिपलों पे लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे प्रयास ये करते, जैसे आपने कहा कि बेडरूम में नहीं झांको, हमने कभी किसी के व्यक्तिगत मुद्दों पे हमने उछालने का प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही। जनहित के मुद्दे पे किसी को छोड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर इससे किसी जनता का भला हो रहा तो उस पर तो बिल्कुल नहीं रुके। बिल्कुल सही। और यहाँ के नेताओं की खूबसूरती मान लीजिए, जब जब हमने आवाज उठाई उन्होंने उसको सुना। एक नेता का काम है अपने यहाँ की क्षेत्र की आवाज उठा के मुख्यमंत्री के पटल पर रख देना। अब मुख्यमंत्री वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो उनकी समस्या है। सुनील चौबे जी का हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि जब हम के पास साथ रहा करते तो पत्रकारिता की बहुत सारी बातें हैं बताते थे, तो उन्होंने कहा ये भाई जैसे अभी आप बता रहे थे कि हम एक लिफाफा डालते थे, वहाँ छप गया तो छप गया, नहीं तो फिर अगले दिन फिर बहरत। तो वही उनका था कि वो बड़े कैमरे के साथ वीडियो बनाते थे प्रिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और वो बड़े ट्रेन पर रखते थे, फिर ट्रेन से वहाँ स्टेडियम लखनऊ पहुँचती थी या फिर दिल्ली पहुँचती थी, वहाँ से फिर प्रकाशित होती थी। तमाम चीज़ें वो अपने अनुभव में बताते थे। उन्होंने जब हमें वो अपनी पत्रकारिता क्षेत्र में लेके आए तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों को पहले से स्पष्ट कर दिया था कि ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको इसका नुकसान भी होगा। आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आपने भी घटित देखी होंगी, बहुत सारे पत्रकार आए फिर चले गए, कुछ दिनों के लिए आए चले गए, लेकिन जो अपने प्रिंसिपलों के साथ डटा रहा, एक बैलेंस बना के, जैसे आपने कहा कि भैया हम अपनी एक बैलेंस के साथ काम करेंगे कि जहां जो बोलने लायक है तो बोलेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई बात नहीं रखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी जो पत्रकारिता में आ रही है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पे उपस्थित हो गए और मीडिया का एक ही थीम है, जहां व्यूअरशिप है वहां उन्हें जाना है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया पे लोग पढ़ते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई तो प्रिंट मीडिया को थोड़ा दिक्कत हुई, उसके बाद दोनों का अपना अपना एक अलग वजूद रहा। जब सोशल मीडिया आई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को दिक्कत आई, तो उन्होंने फिर अपने आप को सोशल मीडिया पर उपस्थित किया। आज बड़े से बड़ा बैनर सोशल मीडिया पर उपस्थित है, प्रिंट मीडिया का जो भी है जिस बैनर में आपने काम किया वो भी वहां पर उपस्थित है। अब बात है आप संदेश कैसा दे रहे हैं, जैसे आपने कहा अमर उजाला, निश्चित तौर पर हम आज भी अमर उजाला ही पढ़ते हैं। हम अगर जितने कुछ अपने आप को बचा के रख पाए तो उसके पीछे कारण है अमर उजाला। बिल्कुल। जितने भी अभी तक ब्यूरो चीफ, जब से हम ललितपुर में आए, जब से ब्यूरो चीफ जो भी बने उनसे हम संपर्क में रहे। भोपाल पहुंचे तो वहां भास्कर वालों से भी संपर्क में रहे, तो वहां की एक थीम अलग है, बड़ा अखबार, और वहां के उनके प्रिंसिपल अलग है। तो जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप बिगड़ नहीं पाएंगे। राजीव जी, ये तमाम चूंकि पत्रकारिता में आप बोल रहे थे तो हमें भी बोलने का मौका मिल गया इसी तरीके से, इसी में वो भी चल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ से आपकी एक न्यू टर्न की, बजाज पावर प्लांट से आपका नाम जुड़ा, कैसे वहां आप जुड़ गए? बजाज पावर प्लांट में जो है मेरा जुड़ाव जो है, कहते हैं ना कि जब जब ठोकर लगती है तब तक कहीं ना कहीं विकास का रास्ता आपका खुलता है। तो मुझे एक ठोकर लगी, ठोकर मेरे परिवार से ही लगी। मतलब परिवार में मानता हूँ अमर उजाला को, अपना परिवार मानता हूँ, और आज भी उनके मालिक, उनके मैनेजमेंट को जो है अपना सर्वस्व मानता हूँ। तो क्या हुआ, कुछ लोग कभी कभी पत्रकारिता में भी गंदे आ जाते हैं। बिल्कुल होता है। उस समय एक तत्कालीन महाप्रबंधक थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कुछ मुझसे ऐसी मांग की कि मैं पूरी नहीं कर पाया, और मैं दे ही नहीं सकता था क्योंकि मैं विज्ञापन में कमीशन जो मिलता था वो प्लस एक गाड़ी लगी हुई थी अमर उजाला में, मारुति वैन, उससे 10-15 हजार रुपये कमाता था, और 10,000 रुपये के करीब मुझे 6,500 या 10,000 रुपये महीने का ऑफिस मेरा था, तो उससे मेरी वाइफ के नाम से किराया आता था। तो उन्होंने जब मेरे से कहा तो मैंने मजाक में समझा, हमने भाई साहब ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कहते अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तो करना ही करना है। तुमने भाई साहब सॉरी हम नहीं कर पाएंगे इसको।
हम तो मजाक मजाक में सॉरी कह के चले आए, क्योंकि उनसे हमारी दोस्ती भी अच्छी थी, बड़े भाई जैसे हम उनको मानते थे। लेकिन उन्होंने पूरी पटकथा लिख ली, और उनके ही एक बड़े, कहना चाहिए बड़े भाई जैसे थे, मित्र थे, जो उस समय अमर उजाला के सबसे बड़े पोस्ट पे, जो मैनेजमेंट की पोस्ट थी, उसको वो डील कर रहे थे। इन्होंने उनकी नज़रों में मेरे बारे में गलत धारणाएं जो है बनाना शुरू कर दी, और यहाँ मेरे नीचे जो मेरे नीचे काम करने वाले लोग थे, उनको मेरे खिलाफ ही उकसाना शुरू कर दिया। तो सब एक समय ऐसा भी आया कि अमर उजाला जो अप्रैल का महीना था 2008 या 9 वर्ष 8-9 था, अप्रैल का महीना था, तो 9-10 था, सॉरी। तो अप्रैल के महीने में वो आए, झांसी से 15-20 लोग लाए, कहते आपको खाली का, आपको विज्ञापन का काम देखना है, और जो है इस पोस्ट पे मिस्टर फलाने फलाने बैठेंगे। तो मैंने कहा देखिए सर, मैंने कहा ये तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आप मसल पावर लेके आए हैं, 4 गाड़ियों से आए हैं, और ये तो आप नॉर्मली बोल सकते थे, अमर उजाला मेरा परिवार है, इसने मुझे सांसें दी हैं, मुझे राजीव श्रीवास्तव बनाया, मैं तो एक अदना सा इंसान था, तो ये तो मैं वैसे भी छोड़ देता। तो मैनेजमेंट का एक ऑर्डर ही मेरे लिए पर्याप्त था। लेकिन इतना सब दमखम प्रदर्शन क्यों, कि आज अपने ही आदमी को आप पराजित करके इस गद्दी पे बैठना चाहते हैं? नहीं, वो निर्णय हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खैर, मैंने उस दिन जो है, चूंकि मेरे को 1 साल का किराया इन लोगों ने नहीं दिया था, तो मैंने ऑफिस में ताला जड़ दिया। मैंने कहा मैंने अखबार छोड़ दिया है, आज से ठीक है, आप कहते हैं मैं, लेकिन मेरा किराया जिस दिन देंगे उस दिन मैं ऑफिस खोल दूंगा, या मेरा ऑफिस खाली कर दीजिए आप। तो उन्होंने ऑफिस जो है हमारा 7-8 दिन बाद आके किराया दिया, और ऑफिस खाली कर दिया। उस दिन से मैं अमर उजाला से थोड़ा सा एक गैप मेरा मेंटेन हो गया। लेकिन ना तो कभी मालिकों के प्रति मेरा दुराभाव रहा, ना कभी अखबार के संग दुराभाव हो पाया, क्योंकि भावना तो वही है। जैसा 20 साल एक बहुत बड़ा के समय बहुत संस्कार धानी तो वही थी, पूरी जवानी निकाल दिया, लेकिन ठोकर पड़ी साहब। बिल्कुल, क्योंकि बीच का जो उम्र का एक ऐसा, आज मैं 55 साल का हूँ, और 40 साल में मेरे से कहते हैं कोई बाय बाय, जब ग्रोथ का समय, जब ग्रोथ का समय नहीं, जब ढलने का टाइम है, जब दिया जो है अपने उठाने के बाद धीरे धीरे ढलने का टाइम हो। जवानी आपने मेरी यूज कर ली, बैल बनाकर 18 घंटे काम कराया, और जब मैं चाहता था कि मुझे शेल्टर मिलेगा, मुझे थोड़े आराम के दिन मिलेंगे, इस लगाए हुए पेड़ से 2 वक्त की मुझे छाया मिलेगी, उस समय आपने मेरे से मेरा आश्रय छीन लिया, और वो भी मिस कम्युनिकेशन के कारण, एक गलत स्ट्रेटजी के कारण। तो मुझे तकलीफ हुई थी। लेकिन ईश्वर से मैं पीताम्बरा माई का भक्त हूँ, और मैं सीधा पीताम्बरा पीठ पे गया, और मैंने माँ से कहा कि माँ क्या हो रहा है, ये दुखी था। मैंने कहा माँ क्या हो रहा, तो कुछ नहीं, माँ के दर्शन करके मैं वहां से वापस निकला। तो एक आप कलेक्ट्रेट डीएम के आवास, दतिया के डीएम के आवास के सामने आप जाएंगे तो एक अनामय आश्रम है, एक पीले रंग की बिल्डिंग बनी हुई है, लंबा सा हॉल, उसमें अनामय आश्रम लिखा हुआ है। उस मंदिर के अंदर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इसमें एक परमहंस रहते हैं, महाराज जी हैं, वो परमहंस हैं, और वो रहते हैं। तो वो बोलते किसी से नहीं है, दोनों हाथों से बीड़ी पीते रहते हैं, और ग्लूकोज के बिस्कुट ले जाओ पार्ले जी के, वो उनका प्रसाद होता है, उनको चढ़ता है, और वो तुमको चाय पिलाते हैं, आप वहां उनकी बैठ के चाय पी लेना। हम भी गए, वो आसन ऊपर बना हुआ था, बैठे थे, तो हम बैठे हाथ जोड़ के सामने फर्श पे बैठे, लोग पैर छूने जा रहे थे तो वो दूर से ही पैर छू लेते थे। हम गए तो वो इस हाथ से दोनों हाथ से बीड़ी पी रहे थे, खूब खांस रहे थे, और खांसते खांसते चाय भी पी रहे थे। तुमने इशारा किया इन लोगों चाय पिलाऊं, हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद अब आखिरी नंबर मेरा आया, जो लोग भीड़ से निकले, तो सबसे लास्ट में मैं खड़ा था। तो मैं गया, मैंने कहा महाराज मेरे संग बहुत गलत हुआ है, और मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, कि मैं आपको कैमरे के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, और मैंने सुना है कि आप कल्याण करते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक कुछ लाइनें बोली, उसका अर्थ यही था कि
जब संतोष धन आएगा तो सारे दिन अच्छे हो जाएंगे। और आप अभी समय आने वाला है, आप वेट करो। उन्होंने धीरे से मेरे से बोला, वो शब्द मेरे कानों में गुंजायमान हुए। और 2010 का टाइम आया, तो सितंबर 2010 का महीना था, और मेरे कुछ सीनियर साथी जो थे जिन्होंने मेरी पत्रकारिता को आजमाया था, तो उस समय बजाज वाले ललितपुर में पावर प्लांट लगाना चाह रहे थे, और पावर प्लांट में पथराव और एक्विजिशन को लेके उसी समय 12 कच्छल, करछना, टप्पल में गोलियां चल रही थी, और ललितपुर में भी पथराव हो गया था जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा आदमी चाहिए जो पब्लिक के बीच में और प्रशासन के बीच में और कंपनी के बीच में साम्य स्थापित कर पाए। तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बातें उनसे कहते होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे योग्य समझा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक काम करो कि परसों नरसों बजाज के प्रबंधन के लोग आ रहे हैं, आपसे आके मिलेंगे, आप उनसे एक बार मिल लेना। मुझे नहीं मालूम क्यों मिलना था। वो लोग आए मेरे साथ और आके मेरे घर पे बैठे। मैंने जो आतिथ्य सत्कार होता है वो किया और उनसे बहुत अच्छे ढंग से पेश आया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो ये भी मना किया गया है कि हम साइट जो है हमारी उस पर जाएं नहीं, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो वहाँ पथराव हो जाए, लोग हमको मारपीट दें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन से कि वहाँ नहीं जाना है। तो हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं फिजिकली अपनी साइट देखना तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उनको बहुत विश्वास दिलाया कि मैंने कहा आप मुझ पर बिलीव करें और आप चलिए। तो मैं सीधा जो है पूर्व प्रधान रहे हैं वहाँ पे, अनुराग गोस्वामी के पिताजी हैं, राजा राम जी गोस्वामी, और टीचर भी हैं वो। तो मैं सीधा उनके घर पहुँचा, और मैं जब पहुंचा तो वो इसी बात की मीटिंग लगा के बैठे हुए थे कि जमीन देनी है या आंदोलन करना है। तो हम गए तो कहते, वो देखा तो हमने कहा अरे बेटा तुम कैसे? हमने चाचा जी मिलने आए हैं। कहने ये 2 लोग, हमने कहा बताएंगे, परिचय बताएंगे। तो कहते आंगन में आ जाओ। तो आंगन में उस समय सितंबर का महीना था, भुट्टे टूट के, फसल टूट के आ रही थी मक्का की। तो हमने कहा इसमें से अच्छे भुट्टे सिखवा दो आप, तो हम भुट्टे भी खाएंगे। तो ऐसे करके उनसे बातें आते हुई फिर हमने बताया कि ये कंपनी वाले ही हैं। तो कंपनी वाले घबरा गए, कहते अरे आपने क्यों बता दिया? हमने कहा हम इनसे झूठ नहीं बोल सकते। और हमने कहा ये जो है अभी तक आपके खिलाफ थे, 10 मिनट पहले तक, 10 मिनट पहले तक ये गांव वाले जो थे आपके खिलाफ थे, लेकिन अब गोस्वामी जी के कहने से, समझाने से इस गांव की प्रगति होगी और गोस्वामी जी आपका पूरा आपको आशीर्वाद देंगे। वो दिन था कि परिस्थितियां बदली, हमें इन लोगों ने स्थायी रूप से ज्वाइन कराया। 23 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया 2010 में, और उसके बाद से मैन टू मैन मैंने प्रत्येक व्यक्ति के, गांव के शहरिया जाति से लेके ब्राह्मण तक, सारे वर्गों में, जातियों में, समाजों में बैठ बैठ के कंपनी के प्रति वादे किए, एडमिनिस्ट्रेशन से अलग वादे किए, और जो वादा किया बजाज साहब ने उसको एग्री किया। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, सुन रहे थे। हमारे मालिक जो थे उन्होंने कहा तुम लोगों ने जो प्रॉमिस कर दिया सब प्रॉमिस है हमारी तरफ से। तो उन्होंने इतना हमें पावर दिया, इतने महान है वो, कि उन्होंने जो कहा, हमने जो कहा, उन्होंने एग्री किया। और उसी के चलते आज ये जो मूर्त रूप जो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये सब जो है चिगलौआ और मिर्चवाड़ा के गाँव वालों की रहमदिली है, दरियादिली है, और जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनके कारण ये हम इस स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। बजाज पावर प्लांट बना, निश्चित तौर पे जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जी, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं जी। बजाज पावर प्लांट बनने से ललितपुर को क्या लाभ हुआ? देखिए, उद्योग जब जब आता है, कहीं भी आता है, तो प्रगति जो साइंस जो प्रगति कर रही है वो कहीं लाभ देती है तो कहीं कुछ पार्ट में हानि भी देती है। ये लेकिन उस हानिकारक चीज का अगर हम गेनफुल यूटिलाइजेशन कर दें, जैसे मैं उदाहरण पावर प्लांट का आपको दूं जी, तो पहले तो इस बात पे आते हैं कि पावर प्लांट ने ललितपुर को क्या दिया। बहुत सारे वो लोग बोलते हैं, फेसबुक में रोज पढ़ते हैं कि पावर प्लांट से कावा कावा का पावर प्लांट से कावा। अब हम
मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। कोई हमारा छोटा भाई जैसा लिखता है, कोई हमारा शिष्य लिखता है जिसने हमसे पत्रकारिता सीखी है, कोई ऐसा आदमी भी लिखता है जिसके स्वार्थ पूरे नहीं हो पाए तो वो भी लिख देता है गुस्से में। तो कहवा की हम आपको बात बताएं, ये जो बजाज प्रोजेक्ट आया, ये 15 से 17 हजार करोड़ के बीच की इसकी लागत है। आप चूंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं और जो सुन रहे होंगे आपका ये सुनेंगे वो भी ज्ञानी व्यक्ति होंगे, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को जब लाया जाता है तो उसमें 20 से 25% कॉस्ट जो है सिविल वर्क की होती है। प्रोजेक्ट में मट्टी की खुदाई, लेवलिंग, ग्रेडिंग, नींव फाउंडेशन खोदना, उसके बाद सेंड सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, मैन पावर सप्लाई है, तमाम केमिकल्स की सप्लाई होती है, सीमेंट की सप्लाई होती है। ये तो हो गया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार से, लोहे का सप्लाई, सरिया की सप्लाई होती है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बेसिक चीजें और भी हैं जो मैं मतलब अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो सारा मार्केट से आता है। लेकिन अब आप कहेंगे लोकल मार्केट को क्या फायदा? इकोनॉमी बूस्ट करके करती है तो लोकल मार्केट से करती है, हमें क्या मिला? ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ऑर्डर चला गया। तो 20% से 25% की जो सिविल की वर्कों का काम था, किया किसने? एट ए टाइम ललितपुर में 18,000 लेबर रहती थी, 17 से 18,000 मैन पावर यहां पे काम करती थी जब प्लांट बन रहा था। और लगातार 2011 से लेके 2015 तक ये काम चला और इतनी लेबर यहां लगातार बनी रही। चिगलौआ जो जिसमें झोपड़ियों का गांव था, मिर्चवाड़ा झोपड़ियों का गांव था, वहां 2-2, 3-3 मंजिल के पक्के मकान और आलीशान दुकानें बन गई। जो सब्जी बेचते थे, तरकारी बेचते थे, उनकी अच्छी दुकानें हो गई। जो किसी समय आटा चक्की लगाए हुए थे आज आटा मिल चला रहे हैं। जो मुर्गा मछली की दुकान खोलते थे और जो दिहाड़ी में ये सोचते थे कि आज हमें 400 रुपये मिल जाए, 300 रुपये मिल जाए, वो 15-15, 10-10 हजार रुपए के केवल मुर्गा मछली बेच लेते हैं। सब्जियां वहां की ललितपुर बिकने नहीं आती, सब्जियां वहां की वहीं कंज्यूम हो जाती थी, 20 गांव की सब्जी। सबसे बड़ा इफेक्ट देखिए दूध डेयरी, दूध व्यवसाय जो चिगलौआ, मिर्चवाड़ा, उदयपुरा और आसपास के गांव में था, वो दूध व्यवसाय जो है 20 गुना बढ़ा। ललितपुर दूध देने आते थे वहां से लोग, अब वहां के लोग दूध देने ललितपुर नहीं आते हैं। मैक्सिमम उनकी दूध की खपत कंपनी में हो जाती है। कितनी लेबर होगी कंपनी के अंदर? कंपनी में बता रहा हूँ। तो ये सब अब क्या हुआ, इसके अब आगे चलिए। जब लेबर को हमने पैसा बांटा, वो पैसा मंथली भी बढ़ता है, वीकली भी बढ़ता है, हफ्ता बोलते हैं, मंथली बढ़ेगा तो उसको महीना बोलते हैं, तनख्वाह बोलते हैं। तो वो पैसा जब बढ़ता है तो आप अगर मान लीजिए कि राम प्रसाद मेरा नाम है और मुझे हफ्ता बटा, हफ्ते में जो 4,000 रुपये मिल गए, तो 4,000 रुपये लेके पंजाब खर्चा करने थोड़ी ना जाऊंगा। कहाँ आऊंगा मैं? ललितपुर के मार्केट में आऊंगा। रक्षाबंधन की राखी भी यहीं से खरीदूंगा, लड्डू भी यहीं से खरीदूंगा और अच्छे कपड़े भी मैं यहीं से करूँ। तो ललितपुर का मार्केट बढ़ा। ये जो 3-4 हजार करोड़ रुपया कैश खर्च हुआ है, ये ललितपुर के मार्केट में बड़ा है। यहाँ मकानों की पोजीशन क्या थी? 2,000 रुपये में 2 कमरे लेटरिन बाथरूम का मकान मिल जाता था। बजाज के आने के बाद यहाँ पे 2 कमरे का मकान, लेट बाथ जुड़ा हुआ, किचन जुड़ा हुआ मकान 10,000 रुपये महीने में भी नहीं मिलता था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पता कर सकते हैं। तमाम हॉस्टल बने, तमाम सारी चीजें बनी, लोगों के व्हीकल्स। आप सोचिए दिन भर में अगर 400-500 गाड़ियां रन करती हैं तो 500 ड्राइवर, 500 परिवार पल रहे हैं। फिर हमारे यहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, बजाज की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, बजाज का एक भी व्हीकल अपना नहीं है। तो लेकिन हम कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क में अपनी जो 4 व्हीलर्स लेते हैं, तो अगर हमारे पास 25 गाड़ियां हैं तो 25 गाड़ियों के 25 ड्राइवर। फिर क्या हुआ, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के बीच में, अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, फर्क आता है। तो स्किल्ड लेबर क्या थी? बाहर की थी। क्या है, हम पेट से पैदा होकर किसी चीज को सीख के नहीं आते। तो ललितपुर में इतना बड़ा प्लांट का आना हमारे लिए ऐसा ही था जैसे हम पेट से पैदा हुए हों। प्लांट के बारे में पहले कोई प्लांट ही नहीं, हमें कोई ABCD नहीं आती थी प्लांट की। तो वो बिहारियों ने, पंजाब के आदमियों ने, बंगालियों ने, महाराष्ट्रियों ने, सिखों ने आके हमारे आदमियों को बताया कि प्लास ऐसा पकड़ो, पाइप ऐसा पकड़ो, गेज इतना होना चाहिए, हाइट पे काम करने के लिए ये सावधानियां होनी चाहिए। तो क्या हुआ, आज वो आदमी सिमट के रह गए जो 80% थे किसी जमाने में, वो सिमट के रह गए 10%। और करीब 90%
हमारी लोकल की लेबर स्किल्ड हो गई है, लोकल जो और जो अनस्किल्ड हैं वो भी ललितपुर के हैं। तो आज आप शाम के समय कभी भी बजाज पावर प्लांट पे आइए, गेट पे खड़े हो जाइए और आप गेट पे निकलने वाले किसी भी आदमी से पूछिए कहाँ के आओ, उन्हें साहब केलगुआ के, तुम कहाँ के निकलने उदयपुर आके, तुम कहाँ के निकलने फलाने गांव के, टोरिया के हैं। तो ये आदमी आपको वहां से इतना प्रसन्नचित्त लौटता दिखाई देगा। सबके पास बाइक है, सब हेलमेट्स लगा के निकलते हैं, वेल डिसिप्लिन में काम चल रहा है। तो एक ट्रांजेक्शन स्टेज थी कि स्किल्ड अनस्किल्ड से हमने अपने अनस्किल्ड को स्किल्ड बना लिया, और अब हमारे ही आदमी प्लांट को संभाल रहे हैं। एक संदेश भी गया कि प्लांट रन कर सकते हैं ललितपुर में बहुत सारे। ये तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में बहुत, आप पत्रकारिता में भी रहे तो बहुत सारे प्लांट को उस टाइम पे विजिट आता होगा। मैं आपको बड़ा मतलब ये जवाब बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन बोलूंगा जरूर। बिल्कुल सर। और मंच से इसलिए बोलूंगा, आपके मंच से इसलिए बोलूंगा कि समीक्षा जब भी हो तो ललितपुर वासियों को सोचना चाहिए। बहुत पहले की बात है, डॉक्टर सुशीला नैयर यहाँ की सांसद हुआ करती थी, और ललितपुर में एक विधायक हुआ करते थे, एक मेहरौनी में विधायक हुआ करते थे। मेहरौनी में जो विधायक थे कृष्णचंद्र शर्मा, पंडित कृष्णचंद्र शर्मा, बड़े ही जुझारू किस्म के नेता थे और लोक निर्माण मंत्री भी थे। तो कृष्णचंद्र शर्मा ने मेहरौनी क्षेत्र को चमका दिया। आज जितना सड़क विन्यास, सड़कों का जाल मेहरौनी के अंदर है, उतना आज ललितपुर में भी नहीं है। बिल्कुल है, हकीकत। सड़कों के मामले में मेहरौनी आज भी संपन्न है। और ललितपुर में हुआ करते थे सुदामा प्रसाद गोस्वामी। सुदामा प्रसाद गोस्वामी भी फकीरी वाले इंसान थे, साधु इंसान थे। तो 5 बार विधायक रहे, लेकिन कभी उन्होंने जो है जेब में चवन्नी का लालच नहीं रखा। तो उन्होंने स्कूलों की स्थापना करवाई। मर्दन सिंह इंटर कॉलेज देखिए, और भी जो कॉलेजेस, शिक्षण संस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बांधों के निर्माण में उनका, माता टीला जैसे बांध, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन्होंने किया। लेकिन ललितपुर के संग छल कहाँ से होता है? ललितपुर के संग छल होता है जब BHEL झांसी की घोषणा ललितपुर में होने वाली थी, तो ललितपुर के 2 विधायक और झांसी प्रमुख, उस समय जिला भी था हमारा, तो वो वहां के निश्चित रूप से जो राजनेता थे वो हावी थे, और उन्होंने ललितपुर का पत्ता साफ करके BHEL को लगवा दिया झांसी में। कई बार ये बात उठती है कि हम अपनी छात्र राजनीति का बताएं। हम मुख्यमंत्री जब आते थे, चाहे वो ND तिवारी हों, चाहे वीर बहादुर सिंह हों, चाहे इसके बाद और भी मुलायम सिंह यादव हों, कल्याण सिंह जी हों, तो उस समय हम लोग जो है नारा लगाते थे कि ललितपुर को विकास का एक उद्योग दो, ललितपुर के बेरोजगारों को उद्योग दो। हमारे ज्ञापन में जाता था, मैं आपको ज्ञापन दिखा सकता हूँ जी। और यहाँ के नेता जो है पल्ले झाड़ के चले जाते थे, हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। लेकिन NTPC आई इस बीच में, शंकर लिंगम साहब NTPC के चेयरमैन थे, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देलवारा को, सबसे पहले देलवारा को साइट चयन किया, और राजघाट बांध से पानी आना था। NTPC का हवाई जहाज से वो ललितपुर में आए विशेष यान से, और चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पटनायक थे उस समय, वो पटनायक साहब और पूरी यूपी की टीम आई। गेस्ट हाउस में BP मिश्रा साहब DM थे, तो उस गेस्ट हाउस में जाके उसमें वो मीटिंग हुई। तो मीटिंग में ICD वालों ने नेगेटिव रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि 2 TMC पानी हमको चाहिए, और 2 TMC पानी की पूर्ति हो सकती है केवल राजघाट बांध से, क्योंकि ललितपुर में 26 TMC का कैपेसिटी का बांध है, माता टीला बांध, और राजघाट है करीब 62 TMC का। तो राजघाट से आपूर्ति हो सकती थी। तो उसमें पेच खेला गया हमारे साथ में, और पेच ये खेला गया कि 2 TMC पानी तो मिल ही नहीं पाएगा। अब जब 2 TMC पानी नहीं मिल पाएगा तो NTPC ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, जो उस समय बहन मायावती की सरकार थी, उन्होंने इस फैसले को जो है छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा हम अपनी कंपनी बनाएंगे, और अपनी कंपनी बना के विद्युत के क्षेत्र में इसको आत्मनिर्भर करना ही है यूपी को। तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, ये ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी, और इसके माध्यम से फिर जो है ये एक्विजिशन और ये सब इसका काम देखना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग शुरू हुई। तब तक उनको बजाज साहब से बात हुई
और बजाज साहब ने इस बंजर जमीन को, जहां पत्थरों की खेती हुआ करती थी, जहां की जमीन 30,000 रुपए एकड़ नहीं बिकती थी, बिल्कुल उस जमीन को एक उद्योग के लिए तैयार किया और 55 किलोमीटर दूर राजघाट से पाइपलाइन से पानी लाके वहां पे एक उद्योग का सृजन किया है, जिसमें 4,000 से लेके 4500 लोग तक तो प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं ललितपुर के। हम लोगों की गिनती अलग है। इसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से डंपर ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर, वो लोडर ड्राइवर हो, क्रेन ऑपरेटर हो, जेसीबी ऑपरेटर हो, इसके बाद ये 4 व्हीलर चालक हो, और भी कई कैटेगरीज के लोग बाग हैं, बेंडर हैं, वो किचन में काम करने वाले लोग हैं। ऐसे अगर लोगों को आप देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से कम 7 से 8,000 लोगों को कारोबार आज की डेट में मिला हुआ है। और इतने बड़े उद्योग लगने के बाद इतने अगर 8,000 परिवार भी चल रहे हैं तो ये ललितपुर का सौभाग्य है। लगभग 20,000 के आसपास नहीं, 8,000 लोगों को तो 20-22,000 25,000 लोगों का परिवार चल रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है, मैं तो ये मानता हूँ। सर, राख को बवाल का है, जो राख का है, बार बार राख की वजह से बजाज पावर प्लांट को घेरे जाओ, क्योंकि निश्चित तौर पे जब कोई इंडस्ट्री डरी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने गिना दी, लेकिन राख का है। देखिए, मैं फिर इस चीज को बोलूंगा कि राख एक बाई प्रोडक्ट है। जहां आज की डेट में मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में जो ग्रीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी आएगी और ग्रीन एनर्जी आने के बाद हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो आज तक कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है ग्रीन एनर्जी का कि वो देश आत्मनिर्भर हो गया हो। क्योंकि ग्रीन एनर्जी के सोर्स जो हमारे पास हैं, जो लिमिटेड सोर्स हैं, वो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से हम उतना पैदा नहीं कर सकते क्योंकि कोस्टल एरियाज में होता है। आप बुंदेलखंड में विंड मिल लगाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सोलर रेडिएशन यहाँ अच्छा है, आपके सोलर पावर प्लांट चलेंगे, लेकिन रात की स्थिति में आप क्या करेंगे? या मौसम खराब हो गया, या मौसम खराब हो गया, या रात की स्थिति है, उस समय तो केवल एक उद्योग है, थर्मल पावर, कोयले पे आधारित उद्योग, या हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर बहुत सारा पानी लगता है और बड़ी छोटी यूनिट बनती है, प्रोडक्शन यूनिट, जिनसे हम बहुत प्रोडक्शन, जैसे माता टीला है तो 15-15 मेगावाट की 2 यूनिट है, 30 मेगावाट बनती है। राजघाट बांध है, 15-15 की 3 यूनिट है, 45 मेगावाट बिजली बनती है। अगर आपको 2000 मेगावाट बिजली चाहिए, 680 मेगावाट बिजली चाहिए, तो आपको घूम फिर के कोल आधारित एनर्जी प्लांट पे ही ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जब तक आपके पास और कोई स्थायी विकल्प नहीं है। तो अब आते हैं वेस्टेज के ऊपर, कि उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो वो केवल एक प्रोडक्ट निकलता है, वो प्रोडक्ट है फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश वो हमारा एसिड है जिससे सीमेंट इंडस्ट्री आज की डेट में चल रही है। सीमेंट, किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री में जो है 28 से 30% तक फ्लाई ऐश की मिक्सिंग होती है। जो रेड ब्रिक्स बन रही है, इसके लिए भी वो है कि इसमें भी आप फ्लाई ऐश मिक्स करो, उसके लिए भी आता है। और दूसरा फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो अलग से तैयार की जा रही है, उनके लिए भी जियो है बाकायदा गवर्नमेंट का कि आप फ्लाई ऐश ब्रिक की फैक्ट्री लगाओ और गवर्नमेंट उसको परचेज करेगी। ये प्रमोशन पॉलिसीज ऐश की जो है, ये सुप्रीम कोर्ट से लेके, एनजीटी से लेके और भारत सरकार से लेके, ये सब मान्य है। अब बात आती है प्रबंधन के, राख के प्रबंधन के ऊपर। तो मैं बताऊं, अभी 11 यूनिवर्सिटीज ने, भोपाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके 11 यूनिवर्सिटीज ने ये अपना शोध पत्र दिया है कि अगर हम खेतों में जो बॉटम ऐश है, जो फ्लाई ऐश है, अगर इसको एक निश्चित मात्रा में मिक्स करके मिट्टी में और अगर फसलों का उत्पादन करते हैं, तो कई गुना हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ सकता है। इससे उत्पादकता बढ़े। मैं आपको कटिंग भी मैंने आपको भेजी है, तो आप उस कटिंग में भी देखिए, और झांसी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, और मैं इसका शोध भी पूरा आपको दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? कि फ्लाई ऐश में तमाम प्रकार के छोटे छोटे से केमिकल्स होते हैं। सबसे अच्छी मात्रा सल्फर की होती है। जैसे सरसों की खेती है, जहाँ जो खेत फ्लाई ऐश से आपने तैयार कराया, उस पर सरसों बो दीजिए आप।
आप देखिए सरसों की बालियों में क्या जान आ जाती है, क्या सरसों के दाने पे पॉलिश आएगी, और उस सरसों में जो सरसों के तेल का यील्ड है उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो हम गेनफुल यूटिलाइजेशन करें। हम लो लैंड एरियाज में हम उसको डाल रहे हैं, गाइडलाइंस हैं। अब होता क्या है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है कि एक इंसान है, उसने हमसे कहा कि भाई हमारे खेत में आप एस डाल दीजिए, खेत में गड्ढा है, हमें प्लेन करना है। हमने उससे एक एफिडेविट लिया कि ये जो जमीन हम दे रहे हैं ये जमीन हमारी है, इसका स्वामित्व हमारा है। जब जब फ्लाई ऐश का इसमें निष्पादन होगा हम पानी का छिड़काव करेंगे, किसी दूसरे की मेड़ में फ्लाई ऐश नहीं जाने देंगे, और जो भी इसकी जिम्मेवारी है वो हमारी जिम्मेवारी है, ये वो हमें एफिडेविट देता है, जमीन का नजरा नक्शा देता है और खसरा खतौनी देता है। इन 4 के बाद हम उसके संग एक एग्रीमेंट करते हैं। अब एग्रीमेंट करने के बाद क्या होता है कि जब एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमने उसका पहले तो उसको जमीन उसकी भरी, और भरने के बाद एक मिट्टी की मोटी लेयर उस पर हम चढ़ा देते हैं, तो उपजाऊ जमीन हो जाती है। 8 से 9 इंच मिट्टी अगर ऊपर से डल जाती है तो खेती करने योग्य बढ़िया जमीन आपकी तैयार हो जाती है। वो हम उसको करके देते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हमारा, तो हम उसको बना के देते हैं। अब समस्या जटिल कहाँ होती है? जटिल ये हो जाती है जैसे एक किसान ने कहा कि हम ये सब कर लेंगे, एफिडेविट दे दिया, और एफिडेविट से वो मुकर गया। उसी में समय बरसात आ गई, उसने बॉन्डिंग सही की नहीं, उसकी बॉन्डिंग से निकल के पड़ोसी के खेत में ऐश चली गई, तो वो तो साइलेंट हो जाता है। वो क्या हुआ, पड़ोसी से लड़ेगा तो नहीं, वो साइलेंट हो गया। और सारी कहाँ बात आ जाती है कि बजाज पावर प्लांट के जो ठेकेदार हैं वो ऐसी यूटिलाइजेशन में लापरवाही कर रहे हैं और ये दूसरों के खेतों में बहके जा रही है। तो ये थोड़ी सी यहाँ के लोगों को मानसिकता अपनी सही करनी पड़ेगी कि अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपके गड्ढों की ज़मीन को भर रहे हैं, लो लैंड ज़मीन को उपजाऊ बना रहे हैं, तो आपको भी तो कम से कम ये देखना पड़ेगा कि आपने एफिडेविट में क्या कहा है। एक दूसरा आरोप जो भी लगत कि आपकी राख के डंपर गौ माताओं को चल रहे, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जीवन कहीं ना चले, वो वास्तविकता है, एक्सीडेंट भय हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गौ माता जो भारतीय सनातन संस्कृति की और विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी, जीसस मसीह जो है गाय की गौशाला में ही जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने गाय से ही जो है अपना जीवन शुरू किया, और भी तमाम फकीर पैगंबर जो भी हुए हैं उन्होंने गाय को हमेशा पवित्र माना है। तो गाय का तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अनादर करे। लेकिन होता क्या है कि गाय के प्रबंधन के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हम अपनी माता, जिसको माता बोलते हैं, जिसको गौ माता बोलते हैं, और माँ के बाद पृथ्वी माँ और उसके बाद गौ माँ, उनको स्थान देते हैं। तो क्या हमारा ये फर्ज है कि हम गाय का दोहन करके दूध निकाल के, जब उसके स्तनों में दूध देने की क्षमता नहीं बची, शरीर में प्रोटीन्स की कमी आ गई, आंखों से कम दिखना शुरू हो गया, स्किन लटकने लगी, ऐसी स्थिति में उसको सड़कों पे ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई, गौचर जमीनों पे कब्जे खाली कराए। आप सड़कों पे मेरे संग किसी भी सड़क पे चलिए ललितपुर के, अगर 500 से कम आज की डेट में आपको गाय अगर सड़क पे खड़ी दिखाई दे जाए, नहीं दिखाई दें, तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। आखिर ये गाय गौशाला में क्यों नहीं जा रही है? गौ माता का सही आश्रय गौशाला है। हम लोगों ने भी गौशाला के शेड्स का जो कल्याणपुरा में बना है, हम बेधर्मी नहीं है, हमने गौशाला का यूपी में पहला शेड बनवाया, और जिसमें कल्याणपुरा में काऊ शेड आप देखिए केसरिया रंग में बना हुआ है, हमारा ही बनाया हुआ है, पहला मॉडल हमने दिया। अब सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं। आप NH पे जाइए या ललितपुर की किसी भी स्टेट हाईवे पे चले जाइए जो मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है, या चौड़ी जो रोड है, डबल रोड है, आप उस पे जाइए। गायों की समस्या तो हमने आपको बता दी, हर जगह खड़ी है। बिल्कुल। अब क्या होता है, गाय आ रही है, एक तो भूरी काले गाय रहती है, भूरी काले रंग की गाय रहती है, दूसरा एक लाल गाय रहती है, इसमें हल्का सा कालापन होता है, और एक सफेद काले रंग की गाय होती है। ये गाय पीली लाइट जब इन पे पड़ती है तो सड़क पे दिखती ही नहीं है। आप खुद ड्राइविंग कर रहे होंगे, आप देखिए कि ये गाय अचानक सामने आती है कि गाय आ गई। तो एक तो ड्राइवर का माइंडसेट उस समय क्या है,
मैं इसमें ड्राइवरों को दूध का दलवा नहीं बोलता हूँ। ड्राइवर अगर संभाल के चलाएगा, उसका ब्रेन अगर सही ढंग से काम करेगा तो दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना को टाला जा सकता है। लेकिन है क्या कि बजाज पावर प्लांट को इसमें खामोखा लपेटा जाता है। देखिए, रेलवे स्टेशन से, माल गोदाम से सीमेंट आता है, सरिया आती है, गेहूं आता है, लेवी का और सामान आता है, पीडीएस योजना का सामान आता है, तो भर के कौन से ट्रक लेके जाते हैं? लोकल के ट्रक, जो बच्चू लाल के ट्रक ले जाएंगे, रामलाल के ट्रक ले जाएंगे, श्याम जी के ट्रक ले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो ट्रक, अब रेलवे अगर कहीं रास्ते में किसी से एक्सीडेंट हो गया तो क्या ये बोला जाएगा कि रेलवे के ट्रक से जो है वो जानवर मर गए, या रेलवे के माल लदे हुए ट्रक से जो है आज 2 लोग घायल हो गए? तो बजाज का तो मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं कि बजाज का एक भी वाहन हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमने डिस्पोजल का एक ठेका दे रखा है, उसकी कंपनियां हैं, बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, हम उनको दे रहे हैं, सारी जिम्मेवारी उनकी है। और मैं तो ये बोलता हूं, गौ हत्या जो करे वो भोगे, उस ड्राइवर भोगेगा नहीं, उसका परलोक तो खराब होता ही होता है। इस लोक में भी उसको गवर्नमेंट इतनी सजा दे कि उसको भविष्य में ये समझ में आ जाए कि ड्राइवरी हमें कैसे करनी है। और जहां तक एक मैसेज और देना चाहता हूं कि परिवहन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है और हमारा परिवहन विभाग है, इसके कुछ नियम कायदे कानून है जिसको हम सब फॉलो करते हैं। आज हमारे युवा पीढ़ी में जो बच्चे हैं वो विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हैं, 3-3 सवारी गाड़ी करके रील बनाते हैं, और हेलमेट किसी को लगा नहीं रहता है। पता चला कि गाड़ी 70-80 पे स्कूटी जा रही है, हेलमेट लगा है, एक बच्चा सबसे आगे वाला अपना वो लगा के उसकी रील बना रहा है। तो माता पिता को भी देखना चाहिए। वैसे बच्चे किसी के बस में नहीं होते, युवा बच्चों की बानर सेना जैसी हालत रहती है, लेकिन माता पिता को, पड़ोसियों को, उनके अभिभावकों को, उनसे मिलने जुलने वालों को हमेशा सचेत होना चाहिए कि ये बच्चा जो अभी रील बना रहा है, अगर हम इसको रोक के इसके कान उमेट दें तो एक भविष्य में दुर्घटना से हमें इसको बचाया जा सकता है। राजीव जी, बजाज पावर प्लांट से ललितपुर के पर्यटन को क्या मैं कहें कि एक प्रकार से कहें कि उसको जो नाम नहीं आ रहा, CSR नहीं, हम वही करें तो काट दियो। राजीव जी, चूंकि इतना बड़ा प्लांट है, आपने बताया कि लगभग 15,000 करोड़ के आसपास के है जी, CSR फंड की क्या स्थिति है और ललितपुर में कितना CSR खर्च कर दिया गया आपको? देखिए आंकड़ा, ये डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट CSR डिपार्टमेंट ही अलग है। जी जी, हमारे एक फाउंडेशन है, कमल नयन जमुनालाल बजाज फाउंडेशन। जी, तो जो CSR की एक्टिविटीज होती है वो मेनली फाउंडेशन के द्वारा ही होती है। जैसे टाटा फाउंडेशन है जी, बजाज फाउंडेशन है, अदानी का अपना फाउंडेशन है। तो जो हमारी फाउंडेशन जो है CSR वर्क को निष्पादित करती है। इसमें मैं प्रमुखता से आपको ये बता सकता हूँ कि हम जिला प्रशासन के द्वारा जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, पहले तो प्राथमिकता हम जिला प्रशासन की बातों को देते हैं, ललितपुर जिला प्रशासन की। और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो 5 और 7 गांव जिनकी जमीन हमने ली है अपने प्रोजेक्ट में, और उनको डेवलप करके उनको विकसित करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम वचनबद्ध हैं उसके प्रति। तो हम सबसे पहले तो उन गाँव में काम करते हैं। उन गाँव में आप बोरी चेक डैम बनाते हैं, बंदियों का निर्माण करते हैं, उन्नत फसलों का कैसे निर्माण करना है वो जीवामृत अभी आपने हैं। स्प्रिंकलर सेट के बाद जो है, जो बच्चे योग्य होते हैं उनको आगे तक ले जाके ट्रेनिंग करा रहे हैं। बहुत सारे किसानों की हमने जिंदगी बदली है, उनकी सक्सेस स्टोरी हो गई। हमारा मुर्गी पालन के भी अलग से वो दे रहे हैं। हर हफ्ते हमने 7 दिन का हफ्ते का फेयर बांट रखा है। हमारी एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर हर गांव में जाता है, उनको निःशुल्क दवाइयां देता है, उनका निःशुल्क चेकअप करता है। जो बाहर भर्ती होने लायक मरीज होते हैं हम उनको ललितपुर में अन्यथा बाहर भी उनका इलाज कराते हैं। और कई लोगों के तो पैर कटने की स्थिति थी और संक्रामक रोगों के कारण, और हमने उनको बचाया है। डॉक्टर विकास चौबे को आप जानते होंगे, आप डॉक्टर विकास चौबे से इसकी, क्योंकि वो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, आप विकास चौबे से कभी बात करके देखिए कि कितना गंभीर से गंभीर पेशेंट जिनको लोगों ने मना कर दिया, हमारे डॉक्टरों ने उनको बचाया है। हम CC रोड्स डलवा रहे हैं, हमने वहाँ सामुदायिक विवाह घर बनाया है, सामुदायिक केंद्र बनाया है, पूरा विष्णु मंदिर की पूरी मरम्मत, पूरी स्थापना नए सिरे से कराई है।
वहाँ पे दुर्गा मंदिर था, दुर्गा मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार कराया है। आप कभी दर्शन करने आइए, आपको लगेगा कि हाँ कहीं मंदिर में खड़े हुए हैं। विकलांगों के जो गाँव की बच्चियाँ होती हैं, शादी योग्य बच्चियाँ, तो हमने वादा किया था प्रत्येक परिवार जिनकी जमीन गई है, एक परिवार से 2 शादी योग्य बच्चियों को हम 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देंगे। तो हर परिवार जो दो बच्चियां उनके परिवार की हुई हैं, या तो हम दे चुके हैं, अगर किसी की बची हुई है तो हम उसमें दे रहे हैं। तो राजीव जी से चूंकि बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं और समाप्ति की तरफ हम लोग हैं, बजाज पावर प्लांट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इन्होंने रखी हैं, अभी कुछ और बोलना और चाहते हैं? तथ्य भी बहुत सारे इन्होंने अपने बताने का प्रयास किया है। हम केवल ये चाहते हैं कि सब इतना कुछ है तो उसको लोगों के बीच में क्यों नहीं लाया जा रहा है। जैसे अभी आपने CSR फंड की बात कर दी, आपने राख की बात की, तो राख से भी बहुत सारे लाभ हैं। तो वो रिसर्च जो है राजीव जी, वो रिसर्च आप तक है निश्चित तौर पे, क्योंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, तो इतना प्रभाव ललितपुर की मीडिया में भी आपका है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये निश्चित रूप से मैं आपको इसका जो फायदे हुए हैं वो बताऊंगा। और मैं तो आपको अभी CSR का और काम बताना चाहता हूँ, जो प्रमुख कार्य है जो जिला प्रशासन द्वारा कराया गया। अभी लेटेस्ट में जो मशीनरी का, ये 2 करोड़ प्लांटेशन जो सिरोन खुर्द में होना था, जी बिल्कुल, उसमें मशीनरी का पूरा योगदान हमारा है। मशीनरी का हमने योगदान किया। लखंजर, पापड़ा, गोठरा और वो बनगुआ कला, इन गांवों में बिजली नहीं पहुंच रही थी। फॉरेस्ट का इशू है, रिजर्व फॉरेस्ट का, और वो गांव अंधेरे में पड़े हुए थे जी। DM, पूर्व DM थे श्री अक्षय त्रिपाठी जी, उन्होंने आते ही साथ हमसे रिक्वेस्ट किया कि आपको बजाज फाउंडेशन के माध्यम से उन गांवों को ऊर्जीकृत करना है। उन गांवों में हम लोगों ने करीब 1 करोड़ रुपया खर्च करके जी उन गांवों को ऊर्जीकृत किया। आज रात में वहां पे बिजली चल रही है। वहाँ छोटे मोटे वाटर पंप्स से लेके और सामान वहाँ के लोग चला रहे हैं। और जिन गाँवों में कभी शेर, चीते और तमाम जंगली जानवर, भालू आ जाया करते थे, आज रात की रोशनी में वो लोग जो है इन घातक चीज़ों से, घातक जानवरों से और घातक बीमारियों से मुक्त हैं। इसी तरीके से आपको ध्यान होगा, जब हमारा ललितपुर कोरोना ग्रस्त हुआ तो अन्नावी दिनेश कुमार DM थे। दिनेश कुमार साहब ने हमसे बुला के कहा कि राजीव जी, मैं चाहता हूं बजाज साहब से कि इस मुद्दे पे आगे आएं और आप कुशाग बजाज जी से बात करिए कि हमको ऑक्सीजन प्लांट चाहिए इमीडिएट। गवर्नमेंट का तो लगेगा जाने कितनी देर हो जाएगी, हमें तो ललितपुर की जनता को जीवित रखना है। तो आप बिलीव करेंगे, कुशाग नयन बजाज जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने दोनों हाथों से भामाशाह वाले तरीके से हाथ खोल दिए और बोलते 5 करोड़ का लगे, 4 करोड़ का लगे, 3 करोड़ का लगे, जो भी लगे, ऑक्सीजन प्लांट विदिन 15 डेज प्लांट के अंदर लगना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे जिले में ऑक्सीजन सप्लाई करो। आज भी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो कई बार हमारे यहाँ से भरवाने लोग भाग जाते हैं। और हमने कोरोना के समय में, चूंकि भलाइयों का बखान करना बजाज फैमिली का ऐसा कोई नेचर नहीं है, ये सत्य है कि हमारा मैनेजमेंट में हमारे जो मालिक हैं वो अपनी भलाइयों का उजागर करके श्रेय नहीं लूटना चाहते हैं, श्रेय से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए हमने आज तक ये बातें ओपन नहीं की। अभी ड्रोन दिया था, आपने देखा होगा जी बिल्कुल, प्रशासन है। अभी उसके पहले राज्यपाल आई थी आनंदी भाई बेन, तो आनंदी बेन के सामने जो है हम लोगों ने 20-25 आंगनवाड़ी केंद्र, 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया। हम लोग टीबी जो ग्रस्त लोग हैं उनको 100 लोगों को गोद लेते हैं। तो बहुत सारे काम ये हैं कि बिना लाइट में आए, निस्वार्थ भाव से, एक हाथ से दिया, दूसरे को पता नहीं चला। बजाज का ये आपने तो कहा निश्चित तौर पे जी, लेकिन जो लोकल का एनवायरनमेंट है, बजाज साहब वहां बैठ के यहाँ का एनवायरनमेंट को तो देख नहीं रहे, वो आप देख रहे जी। और यहाँ जो चूंकि एक माहौल, एक कंपनी आई, एक प्लांट लगा, इसके बाद यहाँ लगभग 25,000 लोग उससे फल फूल रहे। हाँ बिल्कुल। एक थोड़ा सा यहाँ का मार्केट भी बदला जी, दुकानें अच्छी खुली, मॉल कल्चर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी चीजें बदली। बिल्कुल बिल्कुल। CSR फंड से भी आपने कहा कि लखंजर जैसे एरिया में पहली बार लाइट पहुंची, बहुत सारी चीजें की हैं। लेकिन वहीं जब कोई एक हल्की सी या कहीं के कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो पूरे प्लांट को घेरा जाता है। तो थोड़ा सा हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लोकल के लोग हैं या युवा पीढ़ी है या जो आज के परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें एक बार तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैंने फिर वही कहावत में रिपीट कर रहा हूं कि सोते को तो जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करने को हम नहीं जगा सकते।
एक्चुअल क्या है, बहुत सारी लोगों की ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस बहुत हैं, हम उनको पूरा नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सुनिए आप सोने वाले 3-4 लोग होंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिल की बात बताई, जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि मेरी दिल की बात बिल्कुल वैसे ही वैसा पब्लिश होगा पूरा। लेकिन होता क्या है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, इस चीज को प्रसारित करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन हमारी कमियों को ढूंढकर, हमारी ही कमियों को ढूंढकर और उस पर उल जलूल आरोप लगा के लाशों का सौदा, ऐसा वैसा तमाम सारी चीजें जो मैं अपने मुंह से भी नहीं कह पा रहा हूँ, अपमानित करने की लेखनी जब लिखी जाती है, हम चाहें तो उनके ऊपर कोर्ट कंडेम का एक अपने डिफेमेशन का कोर्ट सूट फाइल कर दें, लेकिन मुझे एंड में ये आता है, अरे यार ये नाखून भी हमारे हैं, ये पैर भी हमारे हैं, कहीं ना कहीं से तो हमसे ही निकले पत्रकार हैं, ये सब हमारे साथी हैं, जिसके खिलाफ अगर मैनेजमेंट चला जाएगा, मानहानि का दावा होगा, सालों केस चलेगा, ठीक नहीं है। और मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे छूट देती है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के कारण हम लोग त्रस्त हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि हमारी भलाई किसी ना किसी दिन उनकी आंखें खोल देगी और एक दिन वो कहेंगे कि बजाज इज द बेस्ट। हम तो कहेंगे बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन इतना निवेदन आपसे है, क्योंकि लंबी चर्चा हुई है कि जो वहाँ हो रहा है लोगों को दिखाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मीडिया आपके साथ है, ऐसा है नहीं कि आप किसी चीज को कहें वो दिखाई नहीं जाए, पब्लिश ना हो, कम से कम उसकी वीडियोग्राफी हो, उसकी चीजें हो, लोगों से वहां से ओपिनियन आए, वो वीडियो पब्लिश हो। मैं निश्चित रूप से बहुत सारा माहौल बनेगा उससे। मैं निश्चित रूप से एक कोई कार्यक्रम ऐसा देखता हूँ कि जिस दिन या कोई क्रिकेट मैच हम लोग रखते हैं, मैत्री क्रिकेट मैच रखते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने हमारे यहाँ। हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, हमारे यहाँ स्टैंडर्ड फुटबॉल मैदान है, हमारे यहाँ इंडोर बैडमिंटन मैदान कोर्ट है, इंडोर टेबल टेनिस कोर्ट है, इंडोर जिम है हमारे पास बास्केटबॉल का मैदान है, टेनिस का मैदान है, हमारे पास क्रिकेट का उत्तर प्रदेश में बेस्ट क्रिकेट मैदान जो है हम लोगों के पास है। तो हम आपको पत्रकारों को इनवाइट करेंगे सितंबर का महीना बीतने के बाद, और हम लोगों का एक मैत्री मैच बजाज और पत्रकारों के बीच में होगा। एक मैच हम, अगर आप लोग और परमिट करें, हमको और सहारा दें, तो हम एक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक मैच खेलेंगे, बिल्कुल। एक जुडिशरी के साथ भी मैच खेलेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप आएं, बजाज को पास से देखें, बजाज के कार्यों को पास से देखें। और मैं तो एंड में ये कहना चाहूँगा, जिसकी 4 पीढ़ियाँ महात्मा गांधी के साथ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल समर्पित रही हैं, वो व्यक्ति जब यहाँ आए हैं तो हमसे निश्चित रूप से कुछ लेंगे तो जरूर, लेकिन वापस करके जरूर जाएंगे। राजीव जी, शुरुआत में आपने कहा बुंदेलखंड में शरणागत होने के लिए आए, जी, भगवान भी आए, बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई भी अवतार उठा के देख लीजिए वो बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बजाज जी आए तो बुंदेलखंड यहाँ भी दिल खोल के, बजाज साहब तो बुंदेलखंडी हो ही गए, समझ बात की। तो अगर केवल एक गैप जो हम महसूस करते हैं 8 साल में, हमने भी कि जो एक अच्छी चीजें वो बाहर नहीं आई, आज आप खुल के मंच पे आए, आपने खुल के बात रखी, ये बातें लोगों तक जाएंगी, बहुत सारे लोग समझेंगे। आज से 3 साल पहले मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि उस राख पे भी खेती हो सकती है, लेकिन वो रिसर्च आज आपने हमें पेपर में भेजी। वो शोध का विषय था। देखिए, हम टेक्निकल नहीं है, ये तो एनटीपीसी ने, हमारे प्लांट के लोग बाग भी लगे हुए थे, लेकिन एनटीपीसी का रिसर्च वर्क है। ये एनटीपीसी भारत में 60% करीब बिजली देती है, तो एनटीपीसी ने इस रिसर्च वर्क को कराया, अपने साइंटिस्ट भी भेजे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट भी लिए और उससे कंक्लूजन निकाला। तो हम स्टडी के फेज में थे और उन्होंने वो कंक्लूजन निकालने की स्थिति में थे, तो उन्होंने ये स्टडी रिपोर्ट हमसे पहले जारी कर दी। अच्छा, चूंकि अब जब आपने लाइट का जिक्र कर दिया, तो बजाज पावर प्लांट से ललितपुर को लाइट जा रही या सीधी बाहर जा रही? बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हमारे एक बड़े भाई बहुत सम्मानीय है, हमारे बहुत सीनियर लीडर भी हैं, उनका भी एक बार यही क्वेश्चन आया था और हमें समय समय पर फेसबुक में भी ये पढ़ने को मिलता है कि लाइट ललितपुर को नहीं मिली। सौरभ जी, आपको ध्यान होगा कि 2007-8 से 10 के बीच में और 2000 से लेकर 10 तक के बीच में, जब तक बजाज पावर प्लांट यहाँ आया नहीं था जी, हमारे हर घर में इन्वर्टर हुआ करता था और इन्वर्टर भी 2 घंटे के बाद ची बोल जाता था। बिल्कुल होता, ठीक है। वोल्टेज की सप्लाई इतनी नहीं आती थी कि हम उसको चार्ज कर पाए।
आपको ध्यान होगा वोल्टेज भी डिम आया करता था। 100 वाट का जब बल्ब लगाते थे तो 13 वाट की रोशनी आती थी। बजाज जब से यहाँ आया, पहला सब स्टेशन बना कल्याणपुरा सब स्टेशन है, हम लगातार वहां पे बिजली दे रहे हैं। दूसरा है 33 kV रोड़ा, हम यहाँ दे रहे हैं। और हम हाईवे पे जो सब स्टेशन बना है, हमारी एक बिजली का फीडर वहां भी आता है। जितनी बार बिजली की स्ट्राइक हुई है, इमरजेंसी आ गई, जिले में कोई काम करने वाला लोग नहीं मिले, तो बजाज से इंजीनियरिंग स्टाफ आता है और वो हमको बिजली, सारे उपकरणों को चलाकर हमको बिजली देता है। तो बजाज का एक और हमारा रोल क्या है, हम डायरेक्ट नहीं देते। हमारा यूपीपीसीएल से पूरे देश का पहला ऐसा करार है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को 100% उत्पादन देंगे। हम ग्रिड, हम वितरण की कोई संस्था नहीं है। ये भी जो क्षेत्रों में वितरण हो रहा है ललितपुर में, ये भी यूपीपीसीएल के ही द्वारा हो रहा है। इसमें भी आपको थैंक्स यूपीपीसीएल को देना चाहिए। हमारा तो ये है कि हम उत्पादन करेंगे, गेट से आप ले जाओ, तो बना के हम बना रहे हैं, आप ले जाओ, गेट पे आओ ले जाओ आप। और मीटरिंग यूनिट लगी है वहां, जितनी मीटरिंग यूनिट है हम महीने भर में उसकी बिलिंग करके उनको दे देते हैं। ड्यूल चेक होती है, उसके बाद जो है पेमेंट आता है। पेमेंट जब गवर्नमेंट की इच्छा होती है, जब पेमेंट उनके पास होता है, हमें मिल जाता है। अच्छा राजीव जी, बहुत अच्छी आपसे चर्चा हुई, बहुत शानदार, सार्थक हमें लगता है ये जो है हम और आपका ब्रॉडकास्ट रहा है। जी। चूंकि आप पत्रकार भी हैं, आपने ललितपुर को बदलते हुए भी देखा, मौजूदा पृष्ठभूमि भी आप बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं, और आपने इच्छा भी जताई कि हम रिटायर्ड होने का फिर से पत्रकारिता में ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल। मौजूदा ललितपुर कैसा लग रहा है आपके लिए? मौजूदा सरकार ने क्या परिवर्तन कर दिया, या कहेंगे सभी का सामूहिक सहयोग से ललितपुर कितना परिवर्तित हुआ है, और भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। मैं पहले तो ललितपुर वासियों से, बुंदेलखंड वासियों से क्षमा चाहूंगा कि मैं कुछ कटु सत्य बोलने वाला हूं, और वो कटु सत्य अगर किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम माफी, और मेरे शब्दों को अदरवाइज नहीं लिया जाए। देखिए, कोई भी क्षेत्र का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब वहाँ की जनता जो है अपने उत्तरदायित्व को माने। हम संविधान में जब पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है, तो एक तो होता है मोरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और एक पढ़ाया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज, कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो हम राइट्स की बात करते हैं बुंदेलखंड में बैठ के। बुंदेलखंड के आदमी को ड्यूटीज के प्रति भी समर्पण होना पड़ेगा। आज आप क्या देखते हैं, मेरी अपनी जिंदगी इस ललितपुर में निकली है, मैंने देखा है कि शहर की कई सड़कें इतनी चौड़ी थी कि उसमें ट्रक अंदर चला जाता था, लेकिन क्या हुआ, पहले नाली थी, दरवाजे के बाहर ही नाली थी, उस नाली को आगे बढ़ाया, पीछे से 2 खंडे लगा के चबूतरा बना दिया 2 फुट का, 2 बाई 20 फुट का मकान के सामने तक का। फिर नाली उस चबूतरे से आगे घूम के बहने लगी, तो पड़ोसी ने देखा इसने बना लिया, तो उसने भी 2 फुट बना लिया। तो वो 2-2 फुट करके सड़क पे इंक्रोचमेंट होता चला गया, और वो सड़क जो 30 फुट चौड़ी थी वो 28 बची। सामने वालों ने देखा, इनने 2-2 फुट दबाया, उनने 3-3 फुट दबा दिया, तो 25 फुट बची। 25 फुट का करता करते पता चला लोगों के एक कमरे नालियों के ऊपर बने हुए हैं, सड़क की चौड़ाई के ऊपर एक कमरे बने हुए हैं, ड्राइंग हॉल बने हुए हैं जहाँ बैठक बनाते हैं, किचन बनी हुई है। तो पब्लिक खुद उत्तरदायित्व है कि उसने अपनी नालियां खत्म कर दी। शहर में क्या है, शहर में हर आदमी जिसकी दुकान है कचरा लेगा, ऐसे ऐसे लपेटेगा और यूं कूड़ा लेके नाली में फेंकेगा। अरे भैया, तुम नाली में फेंक रहे हो, कूड़ा तो कहीं जाके अड़ेगा और पूरे शहर को जाम कर देगा। अब हम बात करते हैं जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, हाय हाय गड्ढे, हाय हाय, ये तमाम सारे जो नारे हैं पॉलिटिकली तो अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पे जो नारे लगाने वाले लोग हैं, अगर वही एजुकेशन पे आ जाएं, लोगों को एजुकेट करें कि हमें अच्छा नागरिक कैसे बनना है, कूड़ा फेंक के पन्नी बेच के पैसे कमा के नागरिक नहीं बनना है कि दुकान में थैला दिखाने के लिए रख लिया कि भैया कपड़े का थैला है और पन्नी में सामान भर के देते हैं। ऐसा करने से अपराध कर रहे हैं देश के प्रति। हर साल करोड़ों रुपया पीडब्ल्यूडी बजट में खर्च होता है। मैं मानता हूं कमीशन खोरी होगी, मैं मानता हूं, लेकिन हम देश के प्रति कितने सजग हैं।
विकास के प्रति कितने सजग हैं, आगामी पीढ़ी को क्या देके जाने वाले हैं। तंग सड़कें, गंदी बजबजाती नाली, बेटर एजुकेशन हम अभी तक नहीं दे पाए, पूरे जिले में हम बेटर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पाए। इसका दोष किसको जाता है? दोष जाता है हम और आपको। डॉक्टर अरविंद जैन, मैं बहुत पुराना उदाहरण आपको बता रहा हूं, जब बीजेपी की पहले की सरकार थी, उन्होंने रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की थी, मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। उसका बड़ा जबरदस्त उद्घाटन हुआ। करीब उस समय 100 करोड़ रुपए की मशीनें आई थी, सीटी स्कैन, MRI से लेकर सारी मशीनें उस समय आई थी। और क्या हुआ, उसको चलाने के लिए एक भी टेक्नीशियन, उस लैब को ऑपरेट करने के लिए एक भी पैथोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट वहां पे डॉक्टर अपॉइंट नहीं किया गया। आज तक वो मशीनें महिला चिकित्सालय में धूल खा रही हैं, वहीं पे बगल में रखी हुई। तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने हिस्से का कूड़ा जो है ना, खुद निकाल के नगर पालिका के डिब्बे में डालना पड़ेगा। तब हम बात कर पाएंगे कि हमारे संग न्याय हो। अभी तो हम केवल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, और इसी के बीच में जो है भ्रष्टाचारी लोग अपना गेम फिट कर लेते हैं। चूंकि अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग हैं जी, चूंकि आप सीनियर पत्रकार हैं जी, आज भी आप रिटायर्ड नहीं हुए हैं पत्रकारिता मैं कभी नहीं मानता। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो आज आपके सामने पत्रकारिता कर रहे हैं वो वैसे ही आपको बड़ा भाई मानते हैं। जी, जी। हर कार्यक्रम में या कहीं ना कहीं आपको उपस्थिति अपनी दर्ज कराते भी हैं। और कुछ जैसे आपने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ भी फेंका जाता है, लेकिन हम उसका नुकसान इसलिए नहीं कर पाते कि सोचते कि अपने ही तो हैं। अपने हैं। युवा पीढ़ी से क्या कहेंगे, खासतौर से पत्रकारिता की युवा पीढ़ी से? पत्रकारिता से युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो, पत्रकारिता कोई जंगल नहीं है कि कलम लेके बागी हो जाओ, अगले दिन से पकड़ में लग जाएगी। शब्द थोड़े हार्ड है, लेकिन बात सही है, बागी नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता अगर कलम उठाई है तो तुम मुंशी प्रेमचंद बनो, गणेश शंकर विद्यार्थी बनो, भारत के और जो नवोदित पत्रकार हैं उनकी लेखनी से प्रेरणा लो, और अपना लेख ऐसा लिखो कि आदमी ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ जाए, यार क्या लिखा, मजा आ गया। और वैसे ही न्यूज़ चलाओ, सामाजिक दर्द को समझो, सामाजिक नब्ज को समझो। बुंदेलखंड में इतना बड़ा पर्यटन का स्कोप है, और आज तक हम पर्यटन के क्षेत्र में सबसे पिछड़े। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने छोटे से चबूतरे से लेके बड़े से बड़े विशाल मंदिर तक सीढ़ियां, हैंडपंप, लाइट, कनेक्टिविटी तीन, चाहे वो मजार हो और चाहे वो मंदिर हो, ये तीन चीजों की मूलभूत व्यवस्था उन्होंने तैयार कर दी। आप कहीं भी जाना मध्य प्रदेश में ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। हमारे तो अभी तालबेट के फोर्ट में ही लाइटिंग नहीं है प्रॉपर। हम पीपीपी की बात करते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं कि मढ़ावरा के किले में आप आके अपना 5 स्टार रिजॉर्ट बनाइए। अरे साहब, कौन बनाएगा? किला पूरा टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। अगर वो वहां बना लिया तो इवेंट प्लानर कहां से आएंगे कि वहां तक खींच के ले जाए? चंदेरी में आप ये देखिए कि चंदेरी को बनाने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया। आपने कभी चंदेरी का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखा है? अभी जो नया बना है, मेरे नजरों में अब तक मैंने जितने भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम देखे हैं, सबसे अद्वितीय चंदेरी का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। और उसका कारण है वहां की जनता, जागरूक नागरिक और पर्यटन के प्रति बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल है। अपने पास चुअन का झरना है, बिल्कुल। अपने पास देवगढ़ का दशावतार टेम्पल है, शांतिनाथ भगवान का है, नरसिंह अवतार का बड़ा आदमकद का दुधई में है। दुधई आप दुधई और देवगढ़ के बारे में क्या जानते हैं? दुधई जो है, रोधई इसका नाम था पूर्व प्राचीन काल में, और 2.5 लाख मुद्राएं कर ये वो चुकता करता था, क्या बोलते, राजस्व देता था गवर्नमेंट को, मुगल गवर्नमेंट को। देवगढ़ जो है 80,000 मुद्राएं देता था। बंदरगुड़ा क्या है? हम बोलते हैं ना बंदरगुड़ा उस समय का एक पोर्ट था। वो एक्चुअल बंदरगाह था, जिसको बाद में लोगों ने बदल के उसको बंदरगाह करके गुड़ा कर दिया। तो बंदरगाह वहां से बेतवा से, यमुना से, गंगा से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था,
तो वो बेतवा से माल उतर के बंदरगुड़ा आता था, बंदरगुड़ा से पठार पे चढ़ के बुंदेलखंड में सप्लाई होता था। तो हमने अपने क्षेत्रों को खुद विकसित ना करके उपेक्षित रखा हुआ है। राजघाट में अभी आया था कि वो पानी पे चलने वाला जहाज आएगा। हाँ, चुनाव भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वो था, कहाँ हुआ सब। और उसके बाद तो सांसद ही भूल गए बात करना। सब सारे लोग जो है भूल जाते हैं। मेरा सभी से आग्रह, एक ललितपुर के आम जनता, आम नागरिक, कलम से आग्रह करिए, कलम से मेन भूमिका हाँ, रहेगी, पत्रकारों से और नेताओं से। हाँ, करबद्ध और चरण छूकर प्रार्थना है कि जिले के विकास के लिए कसम खा के आगे आए और हम सब आइडिया मिलके काम करेंगे, आइडिया भी देते रहें, मिलके काम करेंगे, आइडिया भी देंगे। और जो हमारा आइडिया आपको अच्छा लगे ले लें, नहीं हो अस्वीकार कर दें, लेकिन ललितपुर के लिए कुछ करें। आज का बुंदेलखंड में एक बहुत शानदार सक्सेस हमारे साथ थे आज, और वास्तविकता में हमें लगता है कि आज का बुंदेलखंड का इससे अच्छा कोई इंटरव्यू हुआ होगा अभी तक, और बहुत लंबा हुआ है और लोग सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि एक एक शब्द एक तो नॉलेज भरे हैं, दूसरी चीज जब आप सुनेंगे तो आपको अपनापन भी फील होगा, अपनापन जब फील होगा तो आप उसको सुनेंगे और अनुसरण भी करेंगे। और राजीव श्रीवास्तव कोई छोटा नाम नहीं है, हर कैटेगरी में आप उन्हें अपने तरीके से आप देख सकते हैं। जब युवा थे तो छात्र राजनीति की, युवा थे तभी पत्रकारिता में आ गए, युवा जोशी राजनीति में आया, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। प्रिंसिपल आज भी हैं, चूंकि एक अच्छे पेपर से वो जुड़े रहे, इसलिए उन्हें पता है कि कलम क्या होती है, कलम के प्रति जिम्मेदारी क्या है, और जिस संस्थान उस संस्थान के प्रति भी अपनी वफादारी निभा रहे हैं। हम ऐसी किसी नए से फिर चर्चा करेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं? बुंदेलखंड में राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, वाइस प्रेसिडेंट बजाज पावर प्लांट ललितपुर, और इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और इन्होंने जनपद ललितपुर को आश्वस्त किया कि रोजगार हो या किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, ये समस्या ललितपुर जनपद की नहीं है, अपितु इनकी स्वयं की है। इसलिए लोग इनसे दूरी न बनाएं और इन्हें कटघरे में खड़ा करने से पहले कम से कम उनके बारे में सोचें कि वो इसी धरा से उपजे हुए हैं और इसी धरा पर काम करना चाहते हैं। तो राजीव श्रीवास्तव जी अगर चाहें तो आज का बुंदेलखंड के लिए अपना संदेश देना चाहें। मैं आज के बुंदेलखंड जो कार्यक्रम में आपने बुलाया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय प्रयास है, और इस पूरी टीम को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आज आपने मुझसे बेबाकी से एक मुझे अच्छा माहौल प्रदान करके क्वेश्चन किए, और मैं उन क्वेश्चन का बिना किसी दबाव में आंसर दे पाया। और मुझे लगता है कि मैं शायद आपकी कसौटी पे खरा बैठा होऊंगा। 100% खरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका टेस्ट जो आपने आज मेरा टेस्ट लिया है, 60% नंबर लाके मैं शायद फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। सौरभ गोस्वामी जी और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे और समय समय पे ललितपुर के हित में, बुंदेलखंड के हित में और समाज के हित में जो भी परिचर्चा है, चर्चाएं हैं या जो भी रणनीति है, हम बनाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसी टीम है कि समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेखनी के साथ साथ, पत्रकारिता के साथ साथ आप लोग अपना दायित्व जो है निष्क्रिय पड़ी राजनीति में भी लाएं, अपने आप को राजनीतिक रूप से भी सक्रिय करें, क्योंकि जब तक हमारे पास सोच होगी और राजनीतिक हाथ पैर नहीं होंगे तब तक हम उसको पकड़ने में हमको दिक्कतें होंगी। तो आप अपने राजनीतिक हाथ पैर भी तैयार करें, अच्छी सोच के बच्चों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें, और जो बुजुर्ग हैं जिनका एक लंबा अनुभव है इस लाइन में, उनको साथ में लें। निश्चित रूप से आप बुंदेलखंड का ये जो आज का बुंदेलखंड है, इससे जो है एक नए बुंदेलखंड का निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय बजाज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत, एक नई समस्या का सॉल्यूशन लेके हम फिर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद। आज का बुंदेलखंड से सौरभ गोस्वामी के साथ धर्मेंद्र।